ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा दर्द भरा है। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस और छोटे मझौले काउंटर्स की हो रही है धुलाई। क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार चौथे दिन मुनाफा वसूली, 100 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 19,450 के नीचे फिसला। टीसीएस, एलएनटी, इंफोसिस जैसे दिग्गजों ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक की गिरावट थोड़ी कम। मिड कैप स्मॉल कैप में आज फिर जोरदार मंदी। मिड कैप इंडेक्स करीब 2% फिसला, आया 2 महीने के सबसे निचले स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.25% टूटा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब। एक चढ़ने वाले शेयर के मुकाबले में लगभग 9 शेयर गिरे। और बाजार की कमजोरी में मेटल, सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा हाथ। निफ्टी मेटल और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.25% से ज्यादा टूटे। आज आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे पीएसयू स्टॉक्स में 6% की गिरावट। वहीं एनएमडीसी, सेल, नैल्को भी 3% गिरे। एक नवंबर से डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजैक्शंस चार्ज बढ़ाने से बीएससी को लगे पंख। शेयर करीब ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 7 महीने में 4 गुना हुआ शेयर। और गिरते बाजार में आज इप्का लैब्स में 7% की तेजी। यूएसएफडीए की राहत की खबर के बाद स्टॉक में दिखी तेजी। ब्रोकरेज ने वहीं डाउनग्रेड किया। लॉरस लैब का शेयर आज 9% से ज्यादा टूटा। और बिगड़ते जियोपॉलिटिकल समीकरणों के बीच वित्त मंत्रालय ने जताई चिंता। कहा बिगड़ते ग्लोबल हालात से क्रूड कीमतों में उछाल संभव। अमेरिकी बाजारों में आगे की गिरावट की आशंका, लेकिन भारतीय इकोनॉमी अब भी काफी मजबूत। आप देख रहे हैं यहाँ पर कमाई का अड्डा। और भारतीय बाजारों में लगातार आज सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो क्लोजिंग में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उसकी बातचीत हम करेंगे आगे। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ दिल्ली से वीरू साथ दे रहे हैं। वीरू, मुझे याद है पिछली क्लोज में हम 19,500 और उसके नीचे 19,480 का लगातार जिक्र कर रहे थे। आज दिन भर वो 480 के नीचे ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। और बीच में डर लग रहा था कि शायद 19,400 को हम करेंगे टेस्ट। पहले तो निफ्टी के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं, और निफ्टी बैंक जो वैसे भी खासा तेजी में नहीं था, आज यहाँ पर गिरावट इंडेक्स के निफ्टी की तुलना में थोड़ी सी कम है। तो क्या ये अब कुछ स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर आ रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली हर्षदा। गुड आफ्टरनून सबसे पहले, और लेट्स होप द बेस्ट कि ये क्लोजिंग बेहद शानदार रहे ट्रेडर्स के लिए, एटलीस्ट स्विंग प्रोस्पेक्टिव से, चाहे वो तेजी को चाहे मंदी क्यों। हर्षदा देखिए, सुबह और इनफैक्ट मैंने जो बात आपके साथ क्लोजिंग में शुक्रवार को भी कही थी कि 19,500 के नजदीक शॉर्ट करके मत जाइएगा। अगर शॉर्ट करने का हमें मौका मिलेगा दोबारा मिलेगा, ठीक है। 19,500 एक ऑप्शन बेस था इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा। आईसीआईसीआई कोटेक के नतीजे आने थे, तो इसीलिए मैंने वहां शॉर्ट लिया था। लेकिन मॉर्निंग की अप्रोच क्लियर थी हर्षदा। इट्स ए सेल एंड सेल ऑन राइज मार्केट। निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से बात क्या कही गई थी? एनी पुल बैक टुवर्ड्स RS1, यानी करीब करीब 19,588 के तरफ कोई भी पुल बैक शॉर्ट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरी स्थिति क्या है, जो कि क्लियरली मैंने मेंशन की थी स्ट्रेटजी में, द मोमेंट यू विल ब्रीच 505,488, जैसे ही आप 550,488 को ब्रीच करेंगे, जहां शुक्रवार के क्लोज के मुताबिक 78 लाख पुट्स का कंसंट्रेशन था, आप कोलैप्स होंगे। प्लीज बेस वन लेके आइए। और जब आपको वो शॉर्ट ट्रेड मिलेगा, चाहे वो हायर लेवल्स पे या फिर 488 के वॉल्यूशन के बाद, वो आपको ले जाएगा करीब करीब 410 और 390 की मॉर्निंग के लेवल्स ले आइएगा। 490 और 390 की ट्रैजेक्टरी में जाएगा, 430 और 390 की ट्रैजेक्टरी में जाएगा। हर्षदा, वो शॉर्ट स्विंग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, याद रखिएगा, जो डे प्रोस्पेक्टिव से था। बट एक बात कहूंगा हर्षदा मैं आपसे,
जरा आप इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखिए। इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स जो कि गुरुवार को एक्सपायर होंगे, उस पर मैंने 12 बजे भी एक अपडेट दिया था कि कॉल राइटर्स जो कि 19,600 पे था, अब वो उठ के 19,500 पे आ गया। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 19,500, 1,57,00,000 का। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, हार्डली 19,400 पे कोई एडिशन हुआ है तो वह है 33 लाख का। इन कंपैरिजन टू 19,500 ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि 67 लाख कम है। तो ये शॉर्ट अगर आपके पास है तो रखिए। स्टॉप लॉसेस अगर आप ट्रेड को ओपन रखते हैं तो थोड़े वाइड रखने पड़ेंगे, और वो है करीब करीब 19,510 520 का, याद रखिएगा। बट हर्षदा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम इस लेवल पे भी क्लोज होते हैं बिलो 19,500, बिलो 19,480, तो अगला लेवल जो निफ्टी के लिए खुल रहा है इस ट्रेजेक्ट्री में, क्योंकि आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन बेस तोड़ चुके हैं, वो खुलता है 19,324। दैट्स जो कि इस कमेंट्री के सबसे निचले लेवल से मेंशन है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से प्ले करिए। शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे में आपको खूबसूरत मिला है, और अगर आप पोजिशनली रहना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रेड कैरी करना चाहते हैं कल के लिए, तो स्टॉप लॉस करीब करीब 19,525 के आसपास हर्षदा आएगा। तो उस लेवल का इंतजार निफ्टी पर डेफिनेटली रहेगा। निफ्टी बैंक के लिए वीरू क्या लेवल्स होंगे? देखिए हर्षदा, निफ्टी बैंक के लिए आज सुबह सुबह एक एडवांटेज था, और जिसको हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे कैसे रिएक्ट करेगा। एडवांटेज था वो। और जरा प्लीज मॉर्निंग की कमेंट्री लेके आइएगा और RS1 लेके आइएगा। मैंने क्लियरली अपनी मेंशन कमेंट्री में कहा था आवाज की, एनी पुल बैक टुवर्ड्स RS1 43864 43970, कोई भी पुल बैक इस रेजिस्टेंस 1 की तरफ एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरी बात जो कही थी हर्षदा, और आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई जो है हर्षदा, वो एग्जैक्टली 43,831 है। बट एक बात और कही थी कि कोई भी शॉर्ट ट्रेड उस क्लस्टर 1 यानी RS1 के आसपास आप लें तो प्लीज बेस 1 पर कवर कर लें। और वो बेस 1 क्या था, स्क्रीन पे लिखे आइएगा, और वो बेस 1 है अप्रोक्सीमेटली 43,560 460 की ट्रेजेक्ट्री। क्योंकि हर्षदा अभी भी इसने ना अपना शुक्रवार का लो वॉलेट किया है और ना इसने अपना गुरुवार का लो वॉलेट किया है। इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और जब तक वो 43,500 नहीं टूट रहा, हमें फ्रेश शॉर्ट की इस जोन में नहीं सोचनी है। जरा प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए जरा इस वक्त के, देखते हैं कि जब 43,800 900 या 44,000 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा है, तो आइए देखते हैं 43,500 का पुट राइटर क्या कर रहा है। स्टिल ये करीब 29 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड कर रहा है। तो हर्षद अगर आपने ऊपर एक शॉर्ट किया तो ये कवर करने की ट्रेजेक्टरी है निफ्टी बैंक को। फर्दर शॉर्टिंग के बारे में तब सोचेंगे जब 43,460 की ट्रेजेक्टरी डिसाइसिवली वॉलेट हो जाएगी, तब। हर्षद, तो ये इंडेक्स के लेवल्स जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आप गौर करें कि बाजार में क्या कुछ बिखर रहा है, कितना मार्केट टूट रहा है। तो निफ्टी अब 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक जहां पर लगा था थोड़ा सा बेहतर है, वो अब 80 पॉइंट के नुकसान पर, और मिड कैप्स में सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, 700 पॉइंट का नुकसान। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे यहाँ दिखा दीजिएगा प्लीज, फिर हम ट्रेंडिंग शेयर्स की बात करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे याद है 11 बजे के आसपास 1:6 का मामला था, इस समय फिलहाल 1:8 का मामला, इनफैक्ट 8 से ज्यादा है। तो गिरने वाले शेयरों की संख्या क्लियरली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ट्रेंड बट ऑब्वियसली गिरावट का है, तो कहां पर मंदी ज्यादा देखी गई है आज के दिन, कहां पर ज्यादा पोजीशंस कटी हैं, वो शेयर आपके सामने। दिग्गजों में देखिए, आज अदानी एंटरप्राइजेस की हो रही है धुलाई करीब 2.5% नीचे, लेकिन LTI माइंट्री में सबसे ज्यादा प्रेशर, 3.25% का नुकसान इधर। और ये एक स्टॉक था जहां पर पिछले सत्र में फ्राइडे को सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी नंबर्स के बाद। NTPC करेक्शन मोड में, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स करेक्शन मोड में, करीब 2% का नॉक वहां पर आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप्स का हाल अब आपकी स्क्रीन पर। इंडिया बुल हाउसिंग तो वैसे भी ये अब इंडेक्स FNO से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, तो पोजीशंस कटना शुरू हो गई हैं। लॉरस लैब्स गाइडेंस जो कंपनी ने दिया उससे बाजार नाखुश है, और स्टॉक 8% से ज्यादा के नुकसान पर। हिंदुस्तान कॉपर की मैनेजमेंट कमेंट्री भी वैसे कुछ खास मजबूत नहीं थी,
5% का नुकसान और इंडिया सीमेंट में भी 5% का करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। ये वो सभी स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली का दबाव है, लेकिन तेजी के कुछ अंश दिखे हैं इस मार्केट में। इप्का लैब्स आज का टॉप परफॉर्मर है, 7% ऊपर। दरअसल इनको यूएस एफडीए से अपने रतलाम प्लांट के लिए EIR मिला और वो एक पॉजिटिव माना गया है। आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स इनके अच्छे थे, 1% के गेन्स। वोल्टास में आज 1% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है और यूबीएल थोड़ा सा फ्लेवर में आता हुआ आज 1.25% ऊपर। ये वो काउंटर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी या फिर मंदी वाले ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। निफ्टी के 50 शेयरों में सिर्फ इस समय 5 शेयर है जो तेजी में है, बाकी सभी काउंटर्स नेगेटिव टेरिटरी में कर रहे हैं कारोबार। अब ऐसी स्थिति में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर जब कल भी एक छुट्टी वाला दिन ही है और हमें फिर 2 दिन के ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना होगा जब हम बुधवार को लौट कर आएंगे। फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, धर्मेश कांत से समझेंगे। टेक्निकल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, प्रशांत सावंत और राजेश पालविया हमारा साथ देंगे। 220 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में पारस डिफेंस के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ेंगे। दरअसल एग्री ड्रोन स्पेस में ग्रोथ की संभावनाओं पर विचार करेंगे क्योंकि इनके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है डीजीसीए की तरफ से। 2:30 बजे फोकस बीएससी जैसे शेयरों पर रहेगा, जहां पर आज हमने देखा है ट्रांजैक्शन चार्ज के चलते अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और ये आज मिड और स्मॉल कैप्स का को इतना झटका क्यों लगा है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। तो दीपाली और यतिन दोनों जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। 2:45 पर कल यानी कि बुधवार को आने वाले नतीजे, एक्सिस और टेक महिंद्रा की बातचीत होगी। आशीष को जोड़ेंगे इसके लिए। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ेंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीरो जी चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मानस, प्रकाश, राजेश, प्रशांत मौजूद हैं इस वक्त। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। प्रकाश सर, पहले आपका ट्रेड क्या होगा बताइए, क्या कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त? मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है, इसलिए मैंने स्टॉक जो चुना है इस वक्त आई थिंक वो है नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पर वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 91.25 पर। स्टॉक होना चाहिए 92.50, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 88 देखने को मिल सकते हैं, लेवल्स है काफी वीक और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 88 के लिए शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। नैल्को में काबा साहब ने मेटल्स में जो वीकनेस है उसी पर फोकस किया है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षा जी। तो देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज में बिकवाली करने का ट्रेड होगा। स्टॉक ने कुछ दिन पहले रिकवरी दिखाई थी, लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और आज फिर से स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3451 3451 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, और आपके टारगेट 3350 के रहेंगे, 3350 के। ये भी फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि नवंबर मंथ में लिक्विडिटी है नहीं ज्यादा, तो आई थिंक फ्यूचर में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज सेल है और एक बार जरा पीआई इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखते हैं, क्या क्या कह रहा है। प्लीज लेवल रखिएगा 3419 आपकी स्क्रीन पे, 3421 पे यहाँ पर स्पॉट ट्रेड करता हुआ स्लिप बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है बंधन बैंक में और वो ब्रेकडाउन वॉल्यूम्स के साथ है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड करूंगा बंधन बैंक में। करीबन 224 के स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 232 232। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 210 से लेके 208 के जोन। 10 से 208 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बिकवाली का ट्रेड बंधन बैंक में। राजेश सातपुते, आफ्टरनून आपका ट्रेड? हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए कुछ नया तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। तो सुबह मैंने एक परसिस्टेंट का जो कॉल दिया था उसी को मैं रिएटरेट करूंगा। तो परसिस्टेंट देखिए 5850 के ऊपर बाय करे, 5800। मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्विक किया है बाजार को देखते हुए, तो 5800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जैसे मैंने सुबह भी कहा था 6000 इसका पहला टारगेट है, और अगर हम सही ठहरे तो 6100 प्लस। तो परसिस्टेंट इज स्टिल अ बाय। ओके, परसिस्टेंट आपका एक बाय है और 4868 पर मैं जरा थोड़ा सा मैं आपको इन
बाय ट्रेड के बारे में थोड़ा सा मतलब मेरा फर्ज बताना यहाँ पर एट 5866 ये इतना स्लिप नहीं हुआ। राजेश जी ने जो इसकी प्रॉपर्टी को नोटिस किया है वो है कि इसने इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज इतने इंडिया को भी अभी तक वॉलेट नहीं किया है। ओके, हमारे यहाँ सारे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। मैं यहाँ पे टेक्निकल से फंडामेंटल्स की तरफ रुख करूँ उससे पहले मैं एक स्टॉक और ले लेता हूँ, मेरे जहन में आ रहा है, एंड दैट्स SBI। ये सुबह सुबह मैंने पिक किया था ऑन द शॉर्ट साइड। मानस, मैं इसको इनफैक्ट रीड कर रहा था जब आप बातें कर रहे थे, उस वक्त रीड कर रहा था। अब ये डिफरेंशियल प्रीवियस 2 डिफरेंशियल से बड़ा हो गया है। अब 559 पे डे लो पर आई थिंक ये करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 11-12 रुपए का डाइवर्जेंस हो गया है वर्सेस टू डे पर। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं SBI को? किसी लॉन्ग पुट का थॉट है यहाँ पर? तो देखिए, जब मॉर्निंग में इसका डिस्कशन हुआ था तो मैंने मेंशन किया था कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं चार्ट्स पे। पहला, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है, वहां पर ट्रेड होने लगा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखेगा। नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, करंट लेवल से भी शायद आपको 40-50 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आप ट्रेडर है और ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं तो नवंबर मंथ का ऑप्शन ले सकते हैं। 550 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है नवंबर मंथ का, जो 8 रुपए 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर गिरावट 50-60 रुपए की देखने को मिलेगी तो कम से कम इसका भाव आपको 25 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो केवल 3 रुपए के रिस्क में SBI का 550 का नवंबर मंथ का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। ओके, तो SBI में भी मंदी का ही ट्रेड लेकर चले। क्लियरली वीकनेस ही देखने को मिल रही है और धीरे धीरे करके निफ्टी, बैंक निफ्टी सब सरकते हुए। मिड कैप इंडेक्स अब 700 पॉइंट के नुकसान पर ठीक खड़ा है। इस बीच अनुज भी हमारे साथ जुड़ गया। अनुज, आफ्टरनून। क्लियरली एक अच्छी सेटिंग तो है नहीं ठीक दशहरे से पहले। नहीं, बिल्कुल हर्षदा, बहुत खराब। और आई थिंक इसके सुबह सुबह साइन मिल गए थे। मिड कैप इंडेक्स 9:30 बजे से आपको एक पेन दिखाना शुरू कर रहा था, उसके बाद से थोड़ा क्लियर हो गया था कि मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आज थोड़ा सा एक और मार्केट के अगेंस्ट ये भी जा रहा है कि 2 एक्सपायरी हैं आपकी आज। एक मिड कैप की और एक फिर निफ्टी की, दोनों की दोनों। और फिर वेंसडे को आप आएंगे तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी होगी। और फिर नहीं, इस बार वीकली एक्सपायरी नहीं है, इस बार सीधा दोनों की मंथली एक्सपायरी होगी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मेरे ख्याल से जब तक 19333 इंटैक्ट है, मैं अभी भी ये कहूँगा कि निफ्टी में इसको मैं अभी भी ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। और ये एक बार पहले भी हुआ था, आपको याद होगा, सितंबर में हमने एक दिन देखा था जैसे मिड कैप इसी तरीके से गिरे थे और उसके बाद फिर स्लोली ग्रेजुअली रिकवरी भी आई थी। तो ठीक है ये आज का, लेकिन आज का प्राइस एक्शन जो है ना काफ़ी ख़राब है। और एक चीज़, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, आपको पता नहीं कि ग्लोबल मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ना ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट गिर रहा है, इसमें इतना कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत है। मुझे बस सबसे ज़्यादा जो आज निराशा हुई वो ही ICICI बैंक के बिहेवियर से। मुझे लग रहा था कि आज कम से कम इस स्टॉक को 3-4% चलना चाहिए था। ठीक है, ग्रीन में है, अभी भी 1% ऊपर है, लेकिन इतने अच्छे नंबर के बाद भी इतना कम चलना, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ठीक है, मार्केट में लाइफ की तरह डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है। देख लेते हैं परसों से क्या सेशन बनेगा। 19333 और 19255 ये 2 लेवल्स हैं। ये अगर टूटे तो फिर मुझे लग रहा है मार्केट में बड़ी करेक्शन आएगी। ये अगर बच गए तो ठीक है, आप बच जाएंगे यहाँ पर। और बैंक निफ्टी पे 200 डे मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी अब लग रही है। 43,600 पे हैं हम, वो 43,200 के आसपास है। तो प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ। और ऑफ कोर्स कई चीज़ें आप ढूंढने जाएंगे तो डिसअपॉइंट करने वाली कई सारे आंकड़े, कई सारी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। धर्मेश, आप इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं और खासतौर से जो मिड कैप्स को झटका लग रहा है? इनफैक्ट कुछ ही देर पहले कुछ जानकार सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, अब लोगों को एहसास हो रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है आज के क्रैक्स को देखकर। जी बिल्कुल हर्षिता, ये डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ थी। अगर पिछले हाल फिलहाल में आपने एंट्री किया हो मिड कैप स्मॉल कैप में, बिकॉज काफ़ी अच्छा रैली चल रहा था, तो डेफिनेटली आज तो लॉस लग रहा होगा। बट जहाँ तक अर्निंग्स का सवाल है, जो अर्निंग्स आए हैं अभी तो काफ़ी बेहतर अर्निंग्स आए हैं। मतलब 30-32% का हम लोगों ने ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिन्होंने रिपोर्ट किया है मिड एंड स्मॉल कैप में भी। प्राइसिंग जो था, वैल्यूएशन जरूर ज़्यादा महंगा था। आई मीन PE मल्टीपल अर्निंग्स ग्रोथ के सामने जरूर महंगे दिख रहे थे, तो एक झटका लग रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी और जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम रहता है। तो नॉर्मली ऐसे दिन में जैसा आज देख रहे हैं सेलिंग में, वो थोड़ी सी भी लो वॉल्यूम सेलिंग भी ह्यूज प्राइस करेक्शन कर देती है। तो मुझे लगता है कि डरने वाली बात तो नहीं है।
ये 1-2 दिन का हो सकता है फिनोमेना हो। और जैसा कि अनुज भी पहले बता रहे थे कि जब तक 19,300 जो टेक्निकल एक लेवल है वो कायम रहता है तब तक ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। 1-2 दिन का पेन है वो सह लेना चाहिए। ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स के अर्निंग्स बहुत अच्छे आए थे, वो मुझे लगता है कि इस गिरावट में जो पॉकेट है जहां आपको नज़र लगाना चाहिए नई पोजीशन बनाने के लिए तो फाइनेंशियल्स रहेंगे। फाइनेंशियल के साथ ऑटो सेक्टर, ये 2 सेक्टर में अगर आप ध्यान लगा के चलते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं तो आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म पेन है जो अभी है तो उसको सहना तो पड़ेगा ही। स्टॉक्स लेकर आते हैं एक बार जरा। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अशोक लेलैंड लेकर आइए इंट्राडे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 2 स्टॉक्स जहां पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। सुबह अशोक लेलैंड इनफैक्ट डे लो पर था और आप देखिए डे हाई पर आया ये, तो अच्छा टर्न अराउंड यहाँ पर। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी सेम मूव। और कुछ एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक अच्छा मूव आया और ये इस समय डे हाई पर आया। गाबा सर, एक बार अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन है क्या यहाँ पर? अशोक लेलैंड का लगता है मुझे चार्ट रिवर्सल सपोर्ट के आसपास से बाउंस मिला है। सपोर्ट है करीब 170 के आसपास, लेकिन आज बाउंस मिला है करीब 171 के आसपास से। तो जगह तो अच्छी है बाउंस की, अगर मिलता है बाउंस तो, और मिलना भी चाहिए। पॉसिबल है कि 178 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग फिर आएगी। स्टॉप लगाना पड़ेगा आज के लो का, और 170 के आसपास स्टॉप लगाकर चले तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, बट सो बी इट, अप मूव इज पॉसिबल। अप मूव इज पॉसिबल अशोक लेलैंड में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बालकृष्ण के केस में मुझे याद है जब हम सुबह में नंबर्स मेंशन कर रहे थे तो ऑपरेशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। EBITDA इनका बेहतर आया है, मार्जिन्स में बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। भले ही यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी ज़्यादा ग्रोथ ना दिखा पाई हो। मानस, ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि अब थोड़ी सी कोशिश हो रही है गेन्स होल्ड करने की। मुझे याद है सीएट के नंबर्स जब आए थे तब अपोलो टायर्स में जमकर तेजी हुई। बालकृष्ण के केस में ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, तो शायद एक ट्रेंड बना है इन टायर कंपनियों में इस क्वार्टर के लिए तेजी का। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, बट आज ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो वहां तो कोई भी साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल के। आई थिंक ये जो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह लोअर लेवल पे वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग देखने को मिली है, तो बिल्कुल आप 2625 तक के टारगेट आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी और 2540 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी बालकृष्ण में। अच्छा धर्मेश जी, हमने आपसे ये मिड कैप्स में क्या हो रहा है उस पर राय ली, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि आज का ट्रेड क्या शॉर्टलिस्ट किया है, कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी है आपको? बिल्कुल उसी सेक्टर में जिसकी आप अभी डिस्कशन कर रहे थे, टायर सेगमेंट में सीएट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, बालकृष्णा के नंबर्स भी अच्छे आए थे। बट बालकृष्णा में कैश पॉइंट है कि उनका जो इन्वेंट्री था वो लेवल इस वक्त सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। सो इस जो वॉल्यूम ग्रोथ है आने वाले समय में 2 या 3% का रहेगा। बट यहाँ पर मुझे जो स्टॉक पसंद है मिड कैप क्षेत्र से वो है अपोलो टायर्स। मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे। 6 से 7% का Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है और ये वॉल्यूम ग्रोथ 10% से 11% हो जाएगा Q3 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फेस्टिव सीजन उधर शिफ्ट हो गया है। जो डीलर चेक में ये पता चला है कि OEM एज वेल एज रिप्लेसमेंट दोनों में टायर्स के डिमांड काफ़ी बढ़ के आए हैं। सो रिप्लेसमेंट सेगमेंट में अपोलो टायर्स का काफ़ी अच्छा फोरे रहता है और ये पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल सबको ये सप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है जो करंट करेक्शन है वहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसको 410 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। मार्जिन इसके काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन 16-17% है, सीएट से बेहतर है और ये 100 बेसिस पॉइंट और इम्प्रूव होने चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और ट्रेजेक्टरी अच्छी लगती है, तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा आप चाहें तो स्टैगर्ड वे भी कर सकते हैं, वेडनेसडे को थोड़ा और नीचे आया तो वहाँ ले लें और 410 के प्राइस टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल बाई पे ये दिखता है हमें। 410 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स। चलिए अब बात करते हैं एक कंपनी के बारे में। पारस डिफेंस की सब्सिडरी पारस एरोस्पेस को एग्री ड्रोन की बिक्री के लिए DGCA से मंजूरी मिली है और एग्री ड्रोन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे, जो बहुत बड़ी डिमांड है एक्चुअली, बहुत बड़ी डिमांड, बिल्कुल बहुत बड़ी डिमांड है। और इसमें कितनी संभावनाएं हैं ग्रोथ के लिए और इस पर फ्यूचर आउटलुक क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पारस डिफेंस के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो यही बता दीजिए कि मार्केट कितनी बड़ी है और आप इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं?
गुड आफ्टरनून, नमस्कार और आप सब लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। आपको भी। मार्केट जो ड्रोन एग्री ड्रोन की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए पारस एरोस्पेस को अभी एक ऑर्डर मिली हुई है इफ्को की तरफ से, एंड जो 400 ड्रोन सप्लाई करने की ऑर्डर है ऐसे 5 कंपनियों को दिए गई हैं। और मुझे ये बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि पारस डिफेंस इज द फर्स्ट कंपनी जिसको ये ऑर्डर के लिए जो सप्लाई होने वाले ड्रोन हैं उसके लिए जो डीजीसीए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो पारस डिफेंस को इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट दिस सर्टिफिकेशन, जिसके चलते आज पारस एरोस्पेस उसको डिलीवरी चालू कर सकता है। नवंबर से लेके डिलीवरी चालू हो जाएंगी ये ऑर्डर के लिए, एंड जैसे ही डिलीवरी चालू हो जाएंगी इसके ऑर्डर्स और ज्यादा बढ़ने की संभावना नजर आती है। ये हुई सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम इफ्को की जो चल रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप मार्केट मेरे को पूछेंगे तो जो मार्केट में इंटेंट ऑफ परचेज जो बोलते हैं वो इंटेंट ऑफ परचेज इतना हाई है कि हमें विजिबिलिटी कम से कम 2000 ड्रोन की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड ये सिर्फ हमें अगर नजर आ रही है तो आप सोचिए हमारे जैसे और 5 प्लेयर्स हैं, उनको सारे लोगों को इतनी विजिबिलिटी है और इससे कई बड़ी मार्केट सामने हमारे खड़ी होती नजर आ रही। अमित, अगर एक मुझे समझा सके, जहां तक मैं जानती हूँ कई कंपनियां वैसे भी एग्री ड्रोन्स के कारोबार में हैं, तो ये डीजीसीए से सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत थी? क्या इन ड्रोन्स की साइज फिर ज्यादा बड़ी है जिसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है? ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर जो इफ्को का निकला है ये 5 कंपनियों को दिया गया है, एंड ये जो उसका जो रिक्वायरमेंट जो ड्रोन का है वो मीडियम कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स में आता है, जो 10 किलो का वजन लेके चल सकता है एंड उसका एंड्योरेंस एक पर्टिकुलर टाइम तक है। एंड जो बाकी लोगों के पास जो सर्टिफिकेशंस हैं वो 100% इसके साथ मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये कस्टम रिक्वायरमेंट है। इसलिए जिनको भी ये ऑर्डर मिली है उन सब लोगों को ये सर्टिफिकेशन ये ऑर्डर के लिए अप्लाई करना जरूरी था, जो पारस एरोस्पेस ने अप्लाई किया और उनको वो सर्टिफिकेशन मिल गया। वी आर द फर्स्ट कंपनी अमंग्स्ट ऑल दीज 5 टू गेट द सर्टिफिकेशन। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल फिर जहां तक मैं समझ रही हूँ फिर कीटनाशक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाएगा, क्योंकि अब तक लार्जली ऑफ कोर्स वो एग्री एरिया मैपिंग के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल था। कितना यूज पोटेंशियल आपको लग रहा है यहाँ से मैग्नीफाई होगा, और अगर हमें एक अंदाजा दे सके फिर एग्री ड्रोन्स की क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा पारस डिफेंस के लिए? मैं पारस एरोस्पेस की बात करना चाहूंगा। पारस एरोस्पेस में अभी आप अगर देखोगे तो एग्री ड्रोन, पारस एरोस्पेस 3 तरह के ड्रोन बनाता है। एक एग्री ड्रोन बनाता है, एक मिलिट्री ड्रोन बनाता है और एक इंडस्ट्रियल ड्रोन बनाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ट्रैक्शन अपने को एग्री ड्रोन्स में मिला है, बिकॉज वो लो हैंगिंग फ्रूट्स अगर बोल सकते हैं तो वैसा है। हमारा मिलिट्री ड्रोन्स में भी बिजनेस आने की काफी अच्छी संभावना है, एंड उसके अलावा इंडस्ट्रियल ड्रोन्स में भी काफी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। लेकिन जो एग्री ड्रोन्स की अपने को जो ऑर्डर मिली है वो ऑर्डर के चलते जो अपन ड्रोन्स बनाएंगे वो ड्रोन्स अपना जो एक स्मॉल कैटेगरी ड्रोन्स है, एक है मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स, एंड ये सारे ड्रोन्स के लेके जो अपना एक रेवोल्यूशनरी ड्रोन जो लॉन्च करने वाले हैं वो ड्रोन भी सर्टिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो ऐसे चलते हुए पारस एरोस्पेस का जो आते हुए जो रोड मैप अगर बोलना चाहूंगा तो एग्री ड्रोन्स का रोड मैप बहुत बड़ा होने की संभावना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया 2000 ड्रोन की तो सामने इंटेंट नजर आ रही है। ये अगर मेरे को अनऑफिशियली आप पूछो तो ये वैल्यूज बहुत बहुत बड़े हैं। तो ओके, तो अगले 2 साल में फिर क्या रेवेन्यू पोटेंशियल और किन मार्जिन्स पर इस बिजनेस में आपको विजिबिलिटी नजर आ रही है? अभी जो ड्रोन्स ये हम लोग यूज करते हैं ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं है, ये सारे ड्रोन्स सिर्फ मैपिंग के लिए नहीं है, ये सारे ड्रोन्स इवन स्प्रेइंग के लिए यूज होते हैं एंड ऑल्सो कैन बी अपग्रेडेड फॉर सीडिंग। तो आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोसेसेस मैन्युअली होते हैं वो प्रोसेसेस सारे के सारे ड्रोन से करने के बाद इससे अपने फार्मर फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्लस ये एसेट्स हम लोग जो पारस डिफेंस जैसी कंपनियां इस एसेट्स को जो प्राइस में बनाने
चाह रही हैं, हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करके, हमारा डिजाइन ऑप्टिमाइज करके जो हम लोग इस कॉस्ट को कम लेकर आ रहे हैं, वो कॉस्ट को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली बना रहे हैं। एंड जिसके चलते हुए ये मार्केट जो है, इट विल रन इनटू, आई थिंक, इन एक्सेस ऑफ thousands of drones, each drone costing say in the range of 5, 6, 7 lakh rupees. So you can imagine the size of the market is huge. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जो शायद एग्री ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आपके कुछ इजरायली कंपनियों के साथ एमओयूज थे। ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स उभर कर आ रहे हैं और जो जंग छिड़ी हुई है, उसका क्या आपके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है? क्या कुछ डिलेज देखने को मिलेंगे इन करारों में? नहीं, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से अपने बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तुम्हारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एग्री ड्रोन्स, मुझे याद है, आई थिंक साउथ अमेरिका में एक इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई थी, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ था, और एक ड्रोन कंपनी ने वहाँ पर उस पूरे फॉरेस्ट को रिवाइव किया है, जो सीड प्लांटेशन उन्होंने ड्रोन्स के साथ किया। तो एक बड़ा मौका जिसमें पारस डिफेंस की सब्सिडरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। कोई एनालिसिस इस पर धर्मेश? ये पूरा सेक्टर है तो बड़ा नया और काफी पोटेंशियल है। नहीं, बिल्कुल हर्षिता, ये काफ़ी बड़ा सेक्टर होने वाला आने वाले दिनों में। और एक एनालिसिस था कि जो ड्रोन के जो पायलट्स होते हैं, जो ड्रोन उड़ाते हैं, उसके लिए इनको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी ये चल रहा है इस तरीके से, बट इवेंचुअली आपको उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जिसमें द्रोणाचार्य जो ये काम कर रही है, जो कि ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग देती है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। बट एक जो हम लोग जब इसके प्री IPO जब इस कंपनी को देख रहे थे, तो यही समझ में आया कि ये पूरा का पूरा सेक्टर अपने आप में काफ़ी डायनेमिक और एक काफ़ी एक्साइटिंग सेक्टर है। बिकॉज बहुत सारे काम, जैसे आपको पहाड़ का अगर एनालिसिस करना हो, या फिर डीप अंडर वाटर करना हो एनालिसिस, या फिर अगर तेल का पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर पाइप में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया तो जहां आदमी घुस के नहीं आ सकता, वहां पे ड्रोन भेज करके वहां के फोटोग्राफ लेकर के आते हैं और फिर उससे ड्रोन से उसको ठीक भी कर देते हैं। तो काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। बट राइट नाउ अभी इसका अनुमान लगाना है कि किस कंपनी के अंदर कितनी रेवेन्यू आएगी और उस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। बिकॉज जैसे फार्मर्स जो एग्री स्पेस की आप बात कर रहे थे, वहाँ पर ड्रोन को अफोर्ड करना उतना सस्ता नहीं होता ही है। अगर थोड़ा भी आप ढंग का ड्रोन लेने जाए जो खेलने लायक नहीं है, जो काम करने वाला ड्रोन होता है, वो 3 से 5 लाख का मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस चालू होता है, और ये 70-80 लाख तक के प्राइस पे जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी एक सेगमेंट रहेगी। यहाँ पर सरकार का क्या रोल होता है फार्मर्स को ड्रोन पहुँचाने में, वो काफ़ी अहम रहेगा। और प्लस इससे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर सबका स्प्रे हो सकता है, इवन पानी का भी स्प्रे आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो एक्साइटिंग है, बट अर्ली स्टेज। हाँ, अगर आप एक कॉल लेना चाहें अर्ली स्टेज में कि इसमें ले करके आगे बने रहेंगे 5-6 साल, फिर देखते हैं कैसा डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर लगता है पारस डिफेंस की सब्सिडरी ये तो अच्छी है ही। एक द्रोणाचार्य कंपनी है, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है इस स्पेस में। ओके, पारस डिफेंस आपके स्क्रीन पे करीब 715 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, एक बार इंडिसेस लेके आइए, फिर थोड़ी सी कॉल्स को यहाँ पर लेना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अब सुबह मॉर्निंग स्विंग 1150 के लोज को रिविजिट करता हुआ ऑलमोस्ट डीलो पर। अनुज, सुबह हमारे पास एक ICICI बैंक का बेनिफिट ऑफ डाउट था, मतलब कि ठीक है जनाब ये चलेगा, हमको शायद ऊपर के काफ़ी लेवल्स मिल जाए, लेकिन वो भी सिंक हो गया ICICI बैंक का, मतलब उसका बेनिफिट हम सिंक कर चुके हैं। ये बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट शुक्रवार के लोज को, गुरुवार के लोज को, यानी लास्ट वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी को ऑलमोस्ट टच करता हुआ बैंक निफ्टी भी क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? क्या अब 200 EMA का क्लस्टर खुल रहा है यहाँ पर भी? नहीं, बिल्कुल वीरू, आज का डिसअपॉइंटमेंट है बैंक निफ्टी का बिल्कुल भी ना चल पाना, क्योंकि लीडरशिप स्टॉक का थोड़ा इम्पैक्ट तो आना चाहिए था, नहीं आया। वैसे 200 डे मूविंग एवरेज अब ज़्यादा बचा नहीं है, डिस्टेंस 43,600 पर हम हैं, वो लेवल 43,200 पर है करीब करीब। पहला टेस्ट नॉर्मली सक्सेसफुली डिफेंड होता है, तो मैं होप तो ये करूंगा कि डिफेंड हो जाए, लेकिन वहां से कितना सिग्निफिकेंट बाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना मेरे ख्याल से ज़रूरी होगा। और उस लेवल की सिग्निफिकेंस अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो मार्च लो पे बैंक निफ्टी ने जो मार्च अप्रैल का लो बनाया था, वहां से अगर आप एक ड्रॉ करेंगे, वो करीब करीब 39,000 पर था तब बैंक निफ्टी, 39,000 से एक मूव बना। लेकिन वीरू एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपने चार्ट पे भी ये चीज़ नोटिस की होगी,
बैंक निफ्टी ने एक तरीके का डबल टॉप बनाया है। मतलब आप इस जो रिसेंट जो हाई है वो देखेंगे तो वो अगस्त में भी वही था, और अब इसके बाद अक्टूबर में भी करीब सितंबर अक्टूबर में भी वही रहा। ये दो बार ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा, ये एक डबल टॉप, और अब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर हम तो मेक और ब्रेक लेवल है 43,200, बचना चाहिए होपफुली। लेकिन हाँ, आज का प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने तो ठीक ठाक किया लेकिन बाकी बैंक्स नहीं कर पाए कुछ भी, उस हिसाब से डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा, एक और चीज़, आज बॉन्ड यील्ड्स में काफ़ी तेज शार्प इंक्रीज है, बहुत शार्प इंक्रीज है बॉन्ड यील्ड्स में। एक उसका भी इम्पैक्ट है आज थोड़ा सा बैंकों में, खासतौर से पीएसयू बैंकों में, लाइक एसबीआई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसकी वजह से भी है, जो बॉन्ड यील्ड्स आज सर्च किए, और इसके लिए आज निफ्टी पीएसयू बैंक 3% नीचे है। और आपको याद होगा पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक एक लीडर रहा है। मैं अब हमारे बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, यूएस बॉन्ड की नहीं। यूएस बॉन्ड भी हैं वैसे 5% के करीब, लेकिन हमारे खुद के जो बॉन्ड्स हैं आज वहाँ पर काफ़ी एक अपटिक आई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट वीरू आज आपको बैंकिंग शेयरों में दिख रहा है, खासतौर से पीएसयू बैंकों में। जी हाँ, पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज खासा नीचे 154, और इसीलिए हमने उस कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार एसबीआई को छेड़ा था, और लीडर इन द पैक एसबीआई आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 12-15 रुपए अब नीचे ट्रेड करता हुआ। एक चेक और लेते हैं, राजेश पाल भी एक्सेस सिक्योरिटीज से हमारे जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश, आपका इस वक्त कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कन्विक्शन ट्रेड में शॉर्ट साइड का ट्रेड है, और पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक हमें यहाँ पे वीक लग रहा है। जिस तरीके से आज शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लोज के सपोर्ट को भी अब यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कैनरा बैंक में फर्दर यहाँ पे प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और यहाँ पे जो लोअर साइड के टारगेट आ सकते हैं वो करीब 350 348 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट करने का करीब 364 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो वीक लग रहा है वो है हिंडाल्को का। हिंडाल्को में अगर हम देखें तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का डेटा बनते हुए दिखा है, हमें लग रहा है हिंडाल्को भी फर्दर यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हिंडाल्को फ्यूचर शॉर्ट किए जा सकते हैं। डाउन साइड के टारगेट आना चाहिए करीब 448 445 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 466 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। हिंडाल्को आज क्लियरली सारे मेटल काउंटर्स में जमकर मंदी देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखी जा रही है। लेकिन एक स्टॉक जहां पर तेजी है, गिरते बाजार में है ऐसे कुछ चंद स्टॉक्स जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है, उनमें से एक है बीएससी। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। दरअसल कंपनी ने डेरिवेटिव्स पर ट्रांजैक्शन चार्जेस में इजाफा लाया है। अब इसका कितना फायदा होगा रेवेन्यू पे, कितना ये ऐड कर पाएगा, और ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है इस पर्टिकुलर मूव पे, हमारे साथ दीपाली राणा जुड़ रही हैं। दीपाली, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बना है आज सुबह से ही, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या डिटेल दे रही हैं? ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है स्टॉक पर, और इनफैक्ट अगर आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ आज ही नए साल की शुरुआत से एक स्टेलर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दी है। 200% से ज्यादा रिटर्न वाईटीडी बेसिस पे दिए हैं, और महज एक महीने में 41-42% ये स्टॉक चल चुका है। आज जो स्टॉक चला है उसके पीछे जैसा आपने क्लियरली मेंशन किया कि 1 नवंबर से जो नए ट्रांजैक्शन चार्जेस लागू होंगे उसकी वजह से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कितना रेस कंपनी ने किया है और एनएससी टैरिफ के मुकाबले कितना डिफरेंस है, तो एक चीज क्लियर है कि नए रेट एप्लीकेबल होने के बावजूद भी जो टैरिफ है वो एनएससी टैरिफ के मुकाबले 25 से 40% कम है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, क्योंकि यहाँ पर फर्दर स्कोप रहेगा आगे भी टैरिफ इंक्रीज करने का, और इसीलिए जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं। आईएफएल की एक रिपोर्ट लाते हैं आपके सामने, जिसमें उनका मानना है कि यहां से 5 गुना तक जंप देखने को मिलेगा फुल ईयर बेसिस पे टैरिफ्स में, यानी यहां से फर्दर स्कोप रहेगा टैरिफ बढ़ने का। दूसरी तरफ कंपनी के अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहां पर कंपनी लॉसेस इनकर कर रही थी, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद वो लॉसेस रिकवर होंगे, और जो फर्दर इंक्रीज होगा उससे पॉजिटिविटी भी ओवरऑल आते हुए दिखाई देगी। एक एस्टिमेट उनका है कि अगर इस नए टैरिफ के बाद 45 से 50% तक का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिखाई देगा।
रहेगा और इसीलिए जो आगे का अर्निंग आउटलुक है वो भी उन्होंने इंक्रीज किया है। जो FY25-26 एस्टिमेटेड EPS उसमें 25 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान उन्होंने जताया है और इसीलिए बाय रेटिंग दी है। जो टारगेट दिया है वो 2000 का है, यानी मौजूदा लेवल से भी एक डिसेंट अपसाइड स्टॉक में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल से, डिस्पाइट कि एक अच्छा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है। ओके दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हो गई बात BSE की। धर्मेश, आपका क्या व्यू है BSE पर, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, या MCX? जी अनुज, देखिए जो ये बिजनेस है ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो करने वाला है। आप डीमैट अकाउंट को ही देख लो तो 3 गुना बढ़ गया पिछले 4-5 सालों में, और जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मतलब इंडिया में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहा है इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो वहाँ पर उस हिसाब से अगर देखें, और जैसी इंक्वायरीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्लाइंटों से, नए क्लाइंट से मिलते हैं या कोई सेमिनार करते हैं, वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है तो ज़्यादातर रुझान ट्रेडिंग के तरफ ही है, और वहाँ भी वॉल्यूम जो जनरेट होने की जो अपेक्षा रहती है वो ऑप्शंस पे रहती है। तो ये दोनों काफ़ी अभी लिस्टेड में BSE एंड MCX से दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। MCX में बिजनेस कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, कॉस्ट बेनिफिट देख लिया, बट एक कैचअप रैली BSE के साथ खेल सकता है। बट BSE का शेयर्स भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ भी वॉल्यूम हो रहे हैं, और अभी जिस तरीके से रेवेन्यू का ट्रैक्शन दिख रहा है और ये चार्जेस बढ़ाए हैं तो इसका भी फायदा होगा ही। तो एक अपसाइड ट्रेंड बने रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉल ले रहे हो अनुज 5 साल से 6 साल के नजरिए के हिसाब से, तो मुझे लगता है यहाँ से भी ये सब डबलर है, बिकॉज काफ़ी बड़ा एक्साइटमेंट एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लग रहा है मुझे एक्सचेंजेस में, बिकॉज उनको सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज ही लगाना है, बाकी सारा काम तो ब्रोकर्स करके दे ही रहे हैं इनके लिए। ओके, BSE स्टार ऑफ द डे 1729 पे डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। पर आप लेके आइए आप मिड कैप इंडेक्स का लॉस अब करीब 800 अंक। और अनुज, ये आज का फॉल 12 सितंबर ट्यूसडे, जिस दिन वो कुछ इश्यूज थे उनको मैं जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर, उस दिन के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल। हमने अब 20 डेमा को तोड़ दिया, हमने अब 50 डेमा को तोड़ दिया। आज यही वो इंडेक्स है अनुज जिससे हमने सुबह सुबह की मंदी का या फिर कमजोरी का सेंस किया था, क्योंकि मिड कैप्स ने ब्रेथ को खराब कर दिया था सुबह सुबह। अनुज, मिड कैप्स को लेकर अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए आज के इस मैसेज के बाद, कैसे रीड करना चाहिए? बिल्कुल वीरू, और इनफैक्ट यू नो व्हाट, नॉट जस्ट मिड कैप्स, पिछले 15 मिनट में इवन बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट की डिक्लाइन आई है अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बाद। और अब निफ्टी देखिए 19400 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, और मिड कैप इंडेक्स करीब 2% नीचे अब इस समय, 2% का डिक्लाइन यहाँ पर, 805 पॉइंट। आई थिंक मिड कैप्स में मैं ये कहूँगा वीरू, काफी समय से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक करेक्शन आनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, एक हेल्दी करेक्शन, वो आई नहीं है। बीच बीच में स्केयर आते रहते हैं, जैसा आपने बोला है 1 सितंबर में वो दिन आया था जो आपको, मुझको, हर्षदा को, हम सबको अच्छे से याद होगा, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा फॉलो थ्रू नहीं आया था मिड कैप्स में। ये अब क्या एक सेकेंड राउंड ऑफ क्लीन अप शुरू हुआ है मिड कैप्स में, यानी ये थोड़ा सा टफ होगा बोलना, लेकिन आज की जो डिक्लाइन है ना ये थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लग रही है मुझे, थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रही है। मिड कैप इंडेक्स जो 2% सीधा गिर गया एक बार में, थोड़ा डराने वाली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा डराने वाली है। बीच बीच में मार्क आपको मैसेज दे रही है कि शायद एक्सेसेस लेवरेजेस से थोड़ा बाहर हो जाए, लेकिन आज का प्राइस पैटर्न काफी खराब है। मैं इनफैक्ट आज बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मार्केट से। आज मेरी एक होप थी कि आज मार्केट चलना चाहिए, लेकिन नहीं चला। खैर उसके बाद 1 वे डिक्लाइन, और मिड कैप में तो बिल्कुल 1 वे डिक्लाइन। और अनुज, इस समय निफ्टी भी आई थिंक डे लो पर आ चुका है। 19404 के लेवल्स हमने सुबह में देखे थे निचले स्तर पर, 19405 तो आपकी स्क्रीन पर ही दिख गया। तो स्थिति बिगड़ती हुई और एक बार 400 को टेस्ट किया है। अब संभल जाए तो ठीक है, वरना ऑफ कोर्स गिरावट का सिलसिला और डीपन होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ऐसे में माई जानकारों की क्या रणनीति रहेगी? चार का चौका के पर्सपेक्टिव से भी कुछ ट्रेड्स लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन के लिए प्रशांत आप तैयार रहिएगा। FNO सुपरस्टार राजेश पालविया मैं आपसे लूंगी। राजेश सातपुते, चार्ट का चमत्कार कुछ देखिए, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत के पास जाएंगे। तो कुछ ही देर में दरअसल इन ट्रेड्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस घंटे जो फ्रेश प्रेशर आ रहा है उन स्टॉक्स की बात करते हैं। और इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर वीकनेस बढ़ती हुई, और इनफैक्ट ICICI बैंक जो नियरली 1% के आसपास के गेंस दिखा रहा था, वहां पर भी हल्का सा दबाव थोड़ा सा आया है, करीब 0.5% का प्रेशर ऊपरी लेवल्स पर। गाबा सर, इंडसइंड बैंक
विद ड्यू डिस्क्लोजर सर, चार्टिकली बताइए अब स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है? ड्यू डिस्क्लेमर, ये बिल्कुल ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो है। इंडसइंड बैंक साइडवेज जोन पर है, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वीक नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। हाँ, थोड़ा डिप पॉसिबल है, 1400, 1410, 1420 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पर आता है तो फिर वहीं से एक बाउंस मिलता है, तो पॉसिबल है कि 1500 की तरफ जा रहा है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अब स्ट्रगल जोन पर है, ट्रेंड इज मिसिंग, इसलिए अवॉइड कर देना चाहिए इंडसइंड बैंक। और मेरा डिस्क्लोजर तो है ही लॉन्ग पोजीशंस इन इंडसइंड। बिल्कुल, गावस्कर तो पोर्टफोलियो में है। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको 4 का चौका को शुरू करते हैं। इनफैक्ट प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, यहाँ पे एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा ब्रेकडाउन नजर आ रहा है वो होगा इंडियन होटल्स। तो इसकी जो 390 390 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है नवंबर की, करीबन 8 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 4.5 4.5। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 14 का देख रहा हूँ, 14 का। अच्छा, अच्छा ब्रेकडाउन, मतलब ट्रेडर के लिए अगर पैसा बनाना है तो ब्रेकडाउन भी अच्छा है। हाँ। तो ये जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना, अच्छा ब्रेकआउट, ये अच्छा ब्रेकडाउन है, क्योंकि शॉर्ट साइड पे पैसा हाँ, तो जहां पैसा बन जाए वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा वैसा ही है। हाँ। और इंडियन होटल इनफैक्ट काफी समय से धीरे धीरे करके सरकता हुआ दिखाई दिया है। ये मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी दफा इस पिछले एक हफ्ते से इस हफ्ते में हमने वो सेल साइड की पोजीशन सुनी भी है। अच्छा पालविया साहब, बेफिनो सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप? तो आजकल भी आईसीआईसीआई लुम्बार्ड पे यहाँ पे फोकस है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। सितंबर 2023 के जो हाई थे वो आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। 1435 1440 की तरफ टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 1390 के आसपास। आपकी स्क्रीन पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड याद रखिएगा, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। और मतलब अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट को देखें लोअर एजेस पे, तो इसमें एडिशन आज के इस सेशन में भी है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग ट्रेड है। आगे चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास, आज का चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? विनय जी देखिए, मैं यहाँ पे सेल कैंडिडेट चुन रहा हूँ और वो है SRF। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, SRF का एक क्लियर कर ब्रेकडाउन दिखता है, जिसका टारगेट बनेगा करीबन 2120 से लेके 2100। तो 2180 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो इनफैक्ट अभी 2200 के नीचे जो है कंफर्मेशन में, आई वाज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन मुझे मिला है। तो सेल करे SRF, स्टॉप लॉस होगा 2200 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट जो दिख रहा है वो रहेगा 2120 से लेके 2100। ओके, 2 सेल कॉल हो चुकी हैं आज, इंडियन होटल्स और SRF। धर्मेश जी, आपका मिड कैप फंडा? ये अनुज मेरी तरफ से बाई कॉल ही रहेगा। ये जो वीकनेस अभी दिख रहा है, आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए गुड स्टॉक पिक करने के लिए। वहाँ पर लगता है कि पूनावाला फिनकॉर्प के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, Q1 के भी स्ट्रॉन्ग थे, और पिछले 5-6 क्वार्टर से देखें तो सिक्वेंशली इसके जो नतीजे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। AUM ग्रोथ इनका 53% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर था, और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आया, बोथ ग्रॉस NPA और नेट NPA। 0.72% का नेट NPA। तो जब एक कंपनी 13-14% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर AUM ग्रो करती है और नेट NPA तक कंट्रोल्ड हो, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। एट द सेम टाइम इनका जो रिटर्न रेशियोज है काफ़ी अच्छे, निम्स में बढ़ोतरी हुई 2 बेसिस पॉइंट से, और जो ROA है वो 5% के आसपास हो गया है। मुझे लगता है ये कैगर जो है इनका ग्रोथ का वो मेंटेन रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। बेस जरूर छोटा है, 20,000 करोड़ का ही AUM है, बट ये 20 से 50 जाने में इनको 2 से 3 साल से ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए। तो एक वैल्यू बाइंग है, स्टैगर्ड वे में बाई करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी आप सारा पैसा इसमें डाल दें। वेडनेसडे थर्सडे को अपॉर्चुनिटी अगर नीचे मिलती है तो वहाँ भी इसे खरीदें, और 450 के टारगेट के लिए पोजिशनल बाई लेके चलें। 1 से 2 महीने का नजरिया रखें, तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। सो बाई पूनावाला फिनकॉर्प 450 के टारगेट के लिए। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प 450 के टारगेट्स। चारों ट्रेड्स एक बार आपके लिए फिर रिकैप करते हैं। सबसे पहले इंडियन होटल्स, यहाँ पर एक पुट ऑप्शन के थ्रू आपको ट्रेड लेनी है, और नवंबर का 390 का पुट 8 रुपये पर इस समय, 14 रुपये के टारगेट, 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस। एक बाय कॉल ट्रेडिंग साइड से राजेश पालवे जी की ICICI लोम्बार्ड पर, यहाँ पर 1435 के टारगेट, 1390 के स्टॉप लॉस। SRF पर सेल कॉल राजेश सतपुते की तरफ से 2200 के स्टॉप और 2120 के टारगेट्स यहाँ पर। और पूनावाला ये है धर्मेश जी की पिक इस समय, पूनावाला फिनकॉर्प पर। निफ्टी अब हश्ता 19,400 के नीचे, और बैंक निफ्टी भी 43,500 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है।
मेरे ख्याल से अब ये सीरीज का सेकंड लोवेस्ट पॉइंट है। आई थिंक लोवेस्ट पॉइंट था 19333 इस सीरीज का लोवेस्ट पॉइंट था 19333। आज का लो उस दिन के बाद से सेकंड लोवेस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल टू वॉच अगर 19333 ब्रेक होता है तो 19255 जो हमने सितंबर सीरीज में लगाया था, वहां से हम 19800 तक गए थे, 19800 19850 तक। लेकिन आज का प्राइस पैटर्न काफी डिसअपॉइंटिंग, और अभी तो 45 मिनट्स बाकी हैं। आई जस्ट होप कि इससे ज्यादा और ना टूटे मार्केट। क्योंकि अब दिक्कत ये होगी कि इस जितना गहरा ये ब्रेकडाउन है, थर्सडे तक बहुत मुश्किल होगा कैचअप करना, कंसिडरिंग कल छुट्टी है। तो अब वेंसडे में होपफुली अगर ग्लोबल इवेंट्स ज्यादा बिगड़े नहीं तो शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आप रख सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप एंड उम्मीद करें कि आप फिर से वो 19700 800 अगर आपने वो कॉल्स वगैरह ली हुई हैं तो वो तो फिर पैसा गया आज तक। अगर आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसमें तो कोई मेरे को डाउट नहीं है कि वो तो मतलब आपका वापस शायद ना आए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी भी तो कितनी आएगी अगले 2 दिन में। तो आई थिंक 19700 800 तो अब आप भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, बस 19255 बच जाए, 19333 बच जाए। अभी तो आप यही उम्मीद करिए अगर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर रहे थे। शॉर्ट साइड पे पैसा बना रहे तो अच्छी बात है। देखिए एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि इस मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट साइड पे भी पैसा बन रहा है। अगर आप वो कर सकते हैं, आपको वो करना आता है, जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं कर देता, शॉर्ट साइड पे भी पैसा बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट साइड पर ना रिटेल पैसा कम बना पाता है, वो बना नहीं पाता है। इसके लिए हम थोड़ा सा जनरली चाहते हैं कि मार्केट चले, क्योंकि लोगों की पोजिशनिंग ज़्यादातर लॉन्ग साइड पर होती है आहिस्ता इसके लिए। वरना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। हाँ। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग लॉन्ग साइड पे होते हैं, इसके लिए अच्छा लगता है जब मार्केट ऊपर जाता है, तो इसके लिए फिलहाल आपके लिए सिचुएशन स्क्रीन पर है। 19400 को हमने टेस्ट कर लिया। अच्छा, इस बीच महिंद्रा हॉलिडेज मुनाफा घटा है, 41 करोड़ से घटकर 21 करोड़ के आसपास आया है। कैश मार्केट की कंपनी जिसके नंबर्स आ रहे हैं, और आय हालांकि बढ़ी है। आय में भी ज्यादा कुछ इजाफा नहीं, वैसे भी 600 करोड़ के आसपास ही थे, 655 करोड़ की फिगर आती हुई, लेकिन मुनाफे में एक खासा कट देखने को मिला है, लगभग आधा हुआ है, 50% तक का कट। अब कुछ और एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, देखना होगा। लेकिन ये फिलहाल आपके लिए महिंद्रा हॉलिडेज 7-8% टूट चुका ये काउंटर। ये तो समय है जहाँ पर इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी आनी चाहिए, कंसिडरिंग थर्ड क्वार्टर में मैक्सिमम छुट्टियाँ हैं और मैक्सिमम वहाँ से फिर टर्नओवर उनका आ सकता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर है। अच्छा, बजाज फाइनेंस पर एक फटाफट से व्यू। प्रशांत, अगर आपने चार्ट देखा हो, इस बाजार में जहां पर प्रेशर थोड़ा सा माउंट होने लगा है, खरीदारी की पोजीशंस आई हैं, क्या ये एक थोड़े सेफर साइड का ट्रेड साबित हो सकता है आगे? जी हर्षा जी, मेन चीज जो यहाँ पे नजर आनी चाहिए वो ये है कि 20 दिनों का एवरेज ब्रेक हुआ था, अब हम वहां पे रैली कर रहे हैं। करीबन 7930 पे प्लेस्ड है, 7930। तो इस लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो, बट एक बार ये लेवल दिख जाए तो मेरी राय होगी कि करंट मार्केट का टेक्सचर देखते हुए प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टेबिलिटी है, मैं स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, बट जैसे मैंने कहा 7930-25 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बांध लेना चाहिए बजाज फाइनेंस पर, अगर आप तेजी वाले साइड पर हैं। अच्छा, राजेश सातपुते, औरोबिंदो फार्मा पर एक बार नजर डालें। आज सुबह में इप्का लैब्स के लिए डेवलपमेंट थी तो वहां पर खबर प्ले आउट हुई, लेकिन आप देखिए औरो फार्मा में कितनी तेजी बनती दिखाई दी। हालांकि इससे पहले एक ज्यादा स्पाइक आया था, लेकिन फिलहाल 1.5% ऊपर। अगर यहाँ पर ट्रेडर्स की पोजीशन है, उनके लिए सलाह क्या होगी अब? हर्षदा जी देखिए, अगर औरोबिंदो का स्ट्रक्चर देखे तो पिछले 5 दिनों में इसमें एक रनिंग करेक्शन हुआ है, विच इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 50 DMA। ये जो लेवल है कौन सा है, 865। तो इसी लेवल से एक रिलीफ ट्रिगर हुआ है, और इस रिलीफ रैली का जो टारगेट बनता है वो करीबन 900 के आसपास बनेगा। एट अ लेवल ऑफ 880 तो आप कह सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड स्लाइटली इक्वल है, लेकिन अगर पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 868। जैसे मैंने कहा, इसका पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस आएगा 900। अगर वो सरपास करता है तो फिर हम कहेंगे कि ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा, बट एट द मोमेंट दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली, सो योर स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, फ्रेश एंट्री शुड बी अवॉइडेड। चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। कल छुट्टी है, लेकिन 25 तारीख को एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा, निफ्टी से दोनों कंपनीज, इनके नंबर्स आएंगे। तो आशीष से जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष, गुड आफ्टरनून। पहले एक्सिस बैंक की बात करें। बिल्कुल, तो वेडनेसडे को एक्सिस बैंक के नंबर्स, और पिछला क्वार्टर आप सबको याद होगा थोड़े से कमजोर थे, ऑपरेशनली वीक नंबर्स एक्सिस बैंक ने डिलीवर करे थे, जब इसका कारोबारी मुनाफा जो था वो 8% के आसपास तिमाही दर तिमाही गिरा था। खैर वो हिस्ट्री है। इस बार जो एक्सपेक्टेड है, एनआईआई करीब 14% साल दर साल, ये हेडलाइन नंबर साल दर साल कंपेयर करते हैं हम। कारोबारी मुनाफा 10% का हो, मुनाफा करीब 7 से 8% इंप्रूव होगा।
जहां तक एसेट क्वालिटी की बात है, जैसा मैंने फ्राइडे को कहा था, आईसीआईसीआई और कोटक के लिए एक्सपेक्टेड है कि लार्जली बिल्कुल स्टेबल एसेट क्वालिटी नजर आएगी। तमाम ब्रोकरेजेस यही बात हाईलाइट कर रही हैं। ग्रॉस एनपीए 2%, नेट एनपीए 0.4% के आसपास देखने को मिलेंगे। जो बिजनेस ग्रोथ है वो हेल्दी इस क्वार्टर में देखने को मिलेगी। तिमाही दर तिमाही लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 4%, पर साल दर साल 21% का उछाल। अभी साल दर साल 21% क्यों? क्योंकि साल दर साल नंबर्स में दरअसल जो सिटी का एक्विजिशन हुआ था वो आपको फाइनेंशियल से रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एनआईएम्स सबके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हायर डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। एनआईएम्स 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास तिमाही दर तिमाही गिरने की बात करी जा रही है। अब पिछली बार था 4.1%, तो शायद 4% के आसपास के एनआईएम्स एक्सिस बैंक क्लॉक करेगा। स्लिपेजेस जैसे लास्ट क्वार्टर थी बिनाइन ही रहने की एक्सपेक्टेशंस, सब 2% के आसपास। बाय द वे मार्केट में एक और फ्रेश डिक्लाइन, और अब देखिए हर्षदा बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे आ गया। 43,500 की हमने बात की थी, 43,400 डेंजर में है, और निफ्टी 19,370 पर और मिड कैप 39,011, 900 पॉइंट के करीब मिड कैप गिरी और निफ्टी अब 19,372, मतलब सीरीज लो से अब सिर्फ 40 पॉइंट दूर है हम निफ्टी पर। तो प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आपके लिए तस्वीर क्लियरली उभर कर आती हुई, जहाँ पर हर टिक के साथ प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। आशीष लगेहात, और किस पर नजरें रही? टेक महिंद्रा पर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अभी स्टॉक स्पेसिफिक करके भी क्या ट्रेड मिलेगा। टेक महिंद्रा लार्जली क्या डाइजेस्ट कर रहा है? पहले तो ध्यान रखें, जब वेडनेसडे को नंबर आएंगे, लास्ट क्वार्टर जो नंबर आए थे जस्ट बाजार बंद होने के बाद आए थे, मैं कहता 3:40 के आसपास वो नंबर आए थे, तो कल बाजार बंद, परसों बाजार बंद होने के बाद शायद नंबर्स आते हुए नजर आए। और ये स्टॉक दबाव में, जरा 3 महीने का चार्ट रखेगा टेक महिंद्रा का। इसने अपने 52 हफ्तों के हाईस छुए थे 1320 रुपए के 22 सितंबर को। एक महीने में ये स्टॉक वहां से करेक्ट हो गया 12% के आसपास, तो अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी नंबर्स से पहले। क्या एक्सपेक्टेड है? रेवेन्यू ग्रोथ के डॉलर आए, रुपए में आए और कांस्टेंट करेंसी तीनों स्क्रीन्स पर है। कांस्टेंट करेंसी में 0.7% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ गिरेगी, और ये लगातार पिछले 4 क्वार्टर्स हो गए हैं जब ये पस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछला इससे क्वार्टर पहले था, तब तो कांस्टेंट करेंसी में 4% के आसपास का दबाव था, और इस बार भी वो दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन वर्टिकल एक ड्रैग बना हुआ है टेक महिंद्रा के लिए। मार्जिन्स इस क्वार्टर 50 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखाएंगे, मुनाफे का आंकड़ा स्क्रीन पर आ जाएगा। मार्जिन्स पे इंपैक्ट लार्जली इसीलिए क्योंकि एक क्लाइंट की जो बैंकरप्सी थी और जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, शायद उसके चलते मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा। वैसे हम तो 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कुछ ब्रोकरेजेस ज्यादा बड़े डेंट की बात कर रही है मार्जिन्स पे, तो देखते हैं दरअसल मार्जिन की पिक्चर कैसी रहती है। पर जो भी नंबर्स हों, डील विंस के फ्रंट पे म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि इनके लिए मैक्रोज वीक हैं, इनके लिए खासतौर पर डिसीजन मेकिंग जिन क्लाइंट्स को कैटर करते हैं वहां पे काफी स्लोड देखने को मिल रही है। पर स्ट्रीट शायद नंबर्स से ज्यादा टेक महिंद्रा के केस में फोकस करेगा जो टर्न अराउंड पॉसिबिलिटी पे सब बेट कर रहे हैं मोहित जोशी साहब के आने के बाद। क्या क्या बात करते हैं, कितनी लाइट शेड करते हैं, उस पर वो फोकस। क्या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होगी? क्या वो जो रीऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 2024 से अनाउंस कर रहा है उसके इंप्लीकेशंस होंगे? क्या एस्पिरेशनल ग्रोथ, क्या मार्जिन लेवल्स ये लोग प्रेजेंट करते हैं, कितना बोलेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा। वो शायद बाजार का ज्यादा फोकस। अदरवाइज सब जानते हैं Q2 कमजोर होना है टेक महिंद्रा का। तो Q2 कमजोर रहेगा टेक महिंद्रा का, और एक्सिस का भी परफॉर्मेंस क्या रहेगा वो आशीष ने आपके सामने रख दिया। अच्छा, आईटी कंपनी, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। धर्मेश, आईटी कंपनियों की पोजीशनिंग हमने देखी है थोड़ी बहुत कूल ऑफ हुई है बाकी नंबर्स आने के बाद। अब टेक महिंद्रा की तरफ से क्या फिलहाल आपकी राय उभर कर आएगी? एक तरफ टेक महिंद्रा पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है, जब नया मैनेजमेंट आएगा तब एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है इनके ऑपरेशंस में। उससे पहले क्या किसी तरह की प्री पोजीशनिंग लोग अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हैं या नहीं? देखिए हर्षिता, मुझे तो नहीं लगता है कि टेक महिंद्रा में कोई टर्न अराउंड होने वाला है। बेसिकली टर्न अराउंड होने के लिए आपके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो है नहीं इनके पास। इतने सालों से ये उसी कम्युनिकेशन वर्टिकल में अटके हुए हैं, और यूरोप का हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे बिजनेस जल्दी मिल नहीं रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो नहीं रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है।
जो मोहित सूरी साहब आए हैं वो कितना कर पाएंगे, उनको भी टाइम चाहिए होगा, एक ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, 2-3 साल लगेंगे और उसके लिए पूरा पूरा इनको अंदर जो है सिस्टम का ओवरहॉल करना पड़ेगा, पूरे एक डिफरेंट टैलेंट पूल लेके आना पड़ेगा अपने सिस्टम में। सो काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियो। आई थिंक आईटीएल ऐसे ही अभी फंसा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी अटकलें दोनों साइड हैं कि एआई के थ्रू जो बिजनेस आएगा उससे फिर कंपनसेट कर लेंगे जो नॉर्मल बिजनेस ये लूज़ कर रहे हैं। सो वो तो समय ही बता पाएगा कितना कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही सुनने में आ रहा है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये अपने यहाँ अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं एआई की तैयारी के लिए कि वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाए। तो अगर विकल्प लेना ही है आईटी सेगमेंट में तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जितनी कंपनियां हैं अगर इसे गिरावट में मिले तो वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल टाटा एलेक्सी हो गया, साइंट हो गया, ये सब ज़्यादा बेहतर विकल्प हैं मौजूदा माहौल में। टिल द टाइम कुछ कॉन्सेप्ट का प्रूफ दिखे इनमें कि इनके पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं एआई को सफाइज करने के लिए। टेक महिंद्रा तो बिल्कुल अवॉइड करे। स्टॉक हो सकता है न्यूज़ फ्लो के दायरे में ऊपर नीचे उछल कूद करता रहे, बट फंडामेंटली काफ़ी वीकनेस लग रही है मुझे वहाँ पर। इंटायर आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली अगर ध्यान लगाना है तो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी में आपको लगाना चाहिए। नाम मैंने बताया, जैसे साइंट है, टाटा एलेक्सी है, ये सब कंपनियाँ फिर भी बेहतर विकल्प हैं। ओके, चलिए काम करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो मिड कैप्स में जो बड़ी डिक्लाइन आ रही है इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। आज किस तरीके से इतने स्टॉक जो गिरे, क्या कारण है इसका? बड़ी गिरावट, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अब 1000 पॉइंट की डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है और आखिरकार ये गिरावट है क्यों और किस स्पेस में ज़्यादा बिकवाली रही है, इसके लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जब से ये इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर पड़ा है, काफ़ी सारे एचएनआई खेमों में आपने थोड़ा बहुत पैनिक आता हुआ देखा है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां ज़बरदस्त रैली हमने देखी है कुछ महीनों से, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इस महीने का जो अब तक का नेगेटिव रिटर्न है वो पिछले महीने के गेन्स को इरेज कर चुका है पूरी तरीके से। और ये 1 अक्टूबर है जहां जनरली फेस्टिविटीज़ में हमने हरा निशानी देखा है बाजार में अगले पिछले 10 सालों में। तो 10 साल में 1 अक्टूबर ऐसा है जहां अभी तक हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 2.5% के आसपास का। और निफ्टी 500 की भी बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी है। इस महीने की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स पे और जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं यहां जबरदस्त करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, नतीजे Q2 के खराब थे जिसके कारण स्टॉक में 24% की गिरावट आपने मंथ टू डेट देखी है। इंडियाबुल हाउसिंग, ये स्टॉक भी काफी चर्चा में रहा है, एफएनओ से बाहर होने वाला है। और यही नहीं, काफी सारी एनबीएफसीज में अब आपको एनआईएम्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, ये भी एक टॉप लूजर है मिड कैप इंडेक्स में, 12% नीचे है दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है उसके बाद। और हुडको में भी आपने ओएफएस के बाद लगभग 20% की जबरदस्त गिरावट देखी है। तो काफी सारे मिड कैप्स है जहां रीजंस हैं और काफी सारे मिड कैप्स है, खास करके जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है जो मार्केट के फेवरेट हुआ करते थे, 2 गुने 3 गुने हो चुके थे, यहां भी आपने डीप करेक्शन देखा है। जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक 19% नीचे, यूको बैंक 16% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 14% तक गिर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अभी तक। पावर स्टॉक्स, यहां में भी हमने देखा है कि सबसे तगड़ा रिटर्न निफ्टी 500 में पावर स्टॉक्स ने दिया था, खास करके अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 15% नीचे हैं 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक। स्टॉक्स जहां नया 52 वीक लो लग रहा है उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी विल्मर है, नवीन फ्लोरिन, यहाँ सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टॉक नए 52 वीक लो पे है। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में भी आपने नए नए लोज आते हुए देखे हैं। तो बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है और जैसे कि मैंने कहा पिछले 10 साल में पहली बार अक्टूबर का महीना अब नेगेटिव हो चला है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 19,330, अब निफ्टी पर 19,327, मतलब फ्रेश सीरीज लो 19,330 के नीचे हम, और एकदम से काफ़ी शार्प स्लाइड आई। मिड कैप इंडेक्स अब 950 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी अब 500 पॉइंट नीचे, सीधा वो 200 डे मूविंग एवरेज पर अटैक हुआ। जो जब हमने क्लोजिंग की शुरुआत की थी तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था, 400 पॉइंट हमारी आंखों के सामने सामने ये स्क्रीन पर गिरे। और ये पिछले कुछ मिनटों का चार्ट देखिए आप बैंक निफ्टी का, ये पिछले 2 मिनट में बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट गिरा है। ये इस तरीके का एक वर्टिकल स्लाइड, एक फ्री फॉल आया है इस समय मार्केट में
इसको फ्री फॉल ही कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा सीधा अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर उसके नीचे आ गए अब हम इनफैक्ट। और लेट्स सी कि 43,000 भी डिफेंड होता है या नहीं, लेकिन 550 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा और उसमें से जैसा मैंने कहा करीब 250 से 300 पॉइंट सिर्फ पिछले 2 मिनटों में आए हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं। आनंद, गुड आफ्टरनून। काफी शार्प स्लाइड मार्केट में, क्या रीजन है आपके हिसाब से? देखिए, रीजन तो कहना मुश्किल है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बड़ी बिकवाली आ रही है और ये कभी हो सकता है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, निवेशक जो हैं वो बेचना शुरू करें और रिटेल उतनी जल्दी पिकअप नहीं कर पाए। लेकिन क्यों ये ज्यादा जरूरी है कि गिरावट क्यों हो रही है, और इसका कारण यही हो सकता है कि अगर आप जो दुनिया का माहौल देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स और इंटरेस्ट रेट दोनों काफी हद तक मार्केट के लिए नेगेटिव हैं, और जब मार्केट में स्पेशली लिक्विडिटी टाइट होना शुरू होती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आरबीआई का भी जो रुझान है वो थोड़ा सा मार्केट को टाइटन करने का है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, और उसका भी प्रभाव कुछ हद तक आपको डोमेस्टिक फ्लोज में नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए 5% के पार यूएस की बॉन्ड यील्ड भी निकली है हर्षदा। आई थिंक वैसे खैर 4.999 और 5 में कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए वो थोड़ा सा लिख देते हैं हम कि 5% हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी अब 700 पॉइंट डाउन होगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप पिछले 2-3 मिनट का चार्ट देखिए, अभी हम 200 पॉइंट डाउन थे, अब 700 पॉइंट डाउन, 43,000 भी बचेगा या नहीं उसकी अब दिक्कत आ रही है। और मिड कैप इंडेक्स अब पूरे 1000 पॉइंट नीचे, और निफ्टी ने 19,333 तोड़ते ही एकदम से और अब 19,292, अब पता नहीं 255 भी बचेगा या नहीं। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है पिछले कुछ मिनटों में। इनफैक्ट अनुज, एक अपडेट कच्चे तेल के फ्रंट पर भी आ रहा है, क्योंकि ये भी $92 के ऊपर निकलता हुआ, ये सब ऑफ 92 था, वो वैसे ही है। 4.99 वाली यील्ड हम अब 5% देख रहे हैं और गहरे रिएक्शंस आ रहे हैं। ये 91.7 के आसपास था, अब 92.20 के आसपास तक का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर फ्रंट पर दरअसल जो इंटरनेशनल डेटा पॉइंट्स है वो थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद, मूड शायद यही चीजें ज्यादा बिगाड़ेंगी वर्सेस इंडियन मैक्रोस? इंडियन माइक्रो तो नहीं, बल्कि इंडियन माइक्रो भी फिलहाल काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं और उम्मीद ये है कि आगे जाके भी एटलीस्ट इस तिमाही में तो कोई खराबी नजर नहीं आएगी। आगे भी अगर आप साल 2 साल की भी का रुझान देखें तो कम से कम जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें अर्निंग्स ग्रोथ कुछ हद तक बरकरार रहने की पूरी तरह से संभावना है। अब बाकी बचा मैक्रो में, मैक्रो सिचुएशन ऐसी है इस वक्त के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, और जियोपॉलिटिक्स जैसे मैंने कहा ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है कि आप मार्केट को इस स्तर पे ले जा चुके हैं कि इसमें कोई रिस्क लेने की संभावना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रिस्क बढ़ता है तो यहाँ से गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और शायद हम लोग वही देख रहे हैं। ग्लोबली मार्केट सारे वीक हैं, हमारे भारतीय बाजार को छोड़ के, जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है कि डोमेस्टिक मार्केट में फ्लोज हैं, फॉरेन फ्लोज भी इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन और यहाँ का मैक्रो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप ग्लोबली माहौल देखें तो काफी खराब नजर आता है, और ग्लोबल डेट जो है जिसके ऊपर आई थिंक काफी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, या लोग समझते हैं कि क्योंकि सबको पता है इसलिए उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये गलत बात है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर 5% बढ़ता है ब्याज की दर यूएस में, तो उनके $33 ट्रिलियन का डेट है, तो उसमें आप $1.5 ट्रिलियन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा लें और बाकी इकोनॉमी के ऊपर क्या उसका असर होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आनंद जी, आपका बैंकों पे व्यू क्या है इस वक्त? क्या थोड़ा बैंक्स में और सेलिंग बढ़ सकती है? ये जो अर्निंग सीजन रहा है, जिस प्रकार के नंबर्स हैं, फॉर इंस्टेंस सीक्वेंशली आईसीआईसीआई बैंक के एनआईएम्स में करीब 25 बेसिस पॉइंट का डिप। मैं आज सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहा था दोपहर में, वहाँ सीक्वेंशली करीब 40 बेसिस पॉइंट का डिप। क्या ये डिप स्टेट के अनुमान से ज़्यादा है, आपके अनुमान से ज़्यादा है? बैंकों पे आपका टेक इस वक्त? तो दो अलग चीजें हैं। एक तो आप रिजल्ट देखें, निम जो है वो गिरावट परसेंटेज कम होना ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब आपका क्रेडिट ग्रोथ इतनी तेज होता है कि आप 17-18% पे आपका लोन ग्रोथ हो रहा है और उसके साथ साथ आपको डिपॉजिट उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, तो डिपॉजिट के रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे।
और इसके कारण जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो जरूर थोड़ा सा आपके ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप टोटल वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी, और क्योंकि बैलेंस शीट बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है इस वक्त, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट्स में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रॉफिट्स काफी ग्रो होंगे। तो मार्जिन जरूर मैक्स आउट हो चुका है। अर्निंग्स मेरे हिसाब से यहाँ से अभी काफी ऊपर जाने की गुंजाइश है। मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि स्टॉक प्राइस पे कुछ हद तक स्टॉक प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस वक्त भी आप फ्रंट लाइन बैंक्स अगर देखें तो वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। स्पेशली जैसे अगर आप एसबीआई और एचडीएफसी में देखें तो वहां उनका हिस्टोरिक पीक से अभी भी काफी कम है बनिस्बत जो छोटे बैंक हैं, स्पेशली छोटे पीएसयू। तो मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि छोटे पीएसयू बैंक्स में उतना आप बढ़ चढ़ के ना लें, फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। टैक्टिकली हो सकता है कि वो थोड़े से अंडर वैल्यूड थे, अब पूरी तरह से वैल्यू हो चुके हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो टॉप लाइन फ्रंट लाइन बैंक्स जो हैं उनका एसेट बुक अभी भी बढ़िया है। आरओए में कुछ हद तक इस साल गिरावट आई है, स्पेशली एचडीएफसी में। अगले साल वो ठीक से फिर से अपने वापस उस लेवल पे आ जाएगी जहां से शुरू हुए थे, और बाकी बैंक्स ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि पोर्टफोलियो की तरफ से आपको इसको बरकरार रखना चाहिए। यस, ऊपर नीचे थोड़ा सा रहता है, और अगर आप देखें तो अभी अनुज जी बता रहे थे कि कई बैंक जो है 10-15% गिर चुके हैं पिछले 3 महीने में। सॉरी, अगर इस महीने का ही देखें तो एसबीआई उसका आधा गिराया, 7-8% ही अभी तक गिरा है। ओके, अच्छा, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हालांकि बहुत बड़ी बास्केट है, ये काफी बड़ी रैली रही है, खासतौर से डिफेंस और रेलवे जैसे स्टॉक्स में। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर बड़ी करेक्शन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये बहुत ओवर ओन्ड सेक्टर हो चुका है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था इस क्षेत्र में, और ये उम्मीद थी कि अर्निंग्स बहुत बढ़िया तरह से ग्रो करेंगी। कुछ हद तक ये अनुमान सही भी है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक ही बायर सिचुएशन है। तो अगर बायर के पास पैसे कम हो जाए और डिले होना शुरू हो जाए पेमेंट, तो आपका जो रिसीवेबल पोजीशन है काफी खराब हो सकती है। अगर आप बीएचईएल को ध्यान रखें, कुछ साल पहले जब ज्यादातर उनका अर्निंग्स जो है वो थर्मल पावर से आती थी, अभी भी वही आती है, बट फिर भी अब कुछ और भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर उनका बैलेंस शीट देखें तो लाखों करोड़ का जो है वो खाली डेट ही रहता था, क्योंकि उनके पास जो पेमेंट आने थे नहीं आते थे। तो डिफेंस में फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफी पैसे रिलीज कर रही है, और इसके कारण वो आपने ऑलरेडी मार्केट में ट्रांसलेट होते हुए देखा है। लेकिन रेलवेज में और कोई बायर नहीं है बनिस्बत खाली रेलवेज को छोड़ के। वहां पर दोनों चीज जो है जैसे जैसे इलेक्शन के पास आते रहेंगे, आपके वैल्यूएशंस जो है थोड़ा सा ट्रिकी होना शुरू हो जाएंगे, और कैश फ्लोज कम होने की पूरी तरह से संभावना है। ओके, तो ये इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर का हाल। लेकिन आनंद, अगर यहाँ से सिचुएशन और बिगड़ती हुई दिखाई देती है, क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको लग रहा है फिर लोगों को फेरिस्त तैयार कर लेनी चाहिए नई खरीदारी के लिए जब भी वो कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि डिप्स पर ही वो बड़े पोर्टफोलियो और क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने का लोगों को मौका मिलता है? जी बिल्कुल, अगर क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना है तो एक तो आपको लार्ज कैप पे फोकस करना पड़ेगा। लार्ज कैप सेबी का डेफिनेशन नहीं मैं ले रहा हूँ, अब पहले टॉप 200-300 कंपनीज में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनियां। कई कंपनियां अभी भी हैं जो ठीक ठाक अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रखती हैं। कोई भी मेजर डिप में आपको एफएमसीजी की जो लीडिंग कंपनियां हैं वो आपको ऐड कर लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में भले इस वक्त आपको लग रहा है कि उसमें कुछ हद तक कटौती हो रही है ऑर्डर्स की, लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पे वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, टेक आउट डील्स काफी हो रही हैं, तो सामने फ्रंट लाइन कंपनियां जो है वो अपने को अडेप्ट कर लेंगी। देयर इज नो डाउट कि एआई के कारण वहां पर भी कुछ हद तक सॉफ्टनेस रहेगी, और शायद इस बार कई तिमाहियों के लिए रहे। लेकिन अडेप्टेशन जो है वो आईटी सर्विसेज कंपनी ने दिखाया है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज होने के बावजूद वो अपना ग्रोथ बरकरार रख सकते हैं। तो फ्रंट लाइन आईटी, बैंकिंग, कंज्यूमर मेरे हिसाब से रेडी रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो आप खरीद लें। बाकी जो है सिक्लिकल प्लेस हैं, उसमें साइकिल आपको टाइम करना रहता है। इस वक्त मेरा मानना है कि इंडिया में सिक्लिकल्स ऑलरेडी काफी हाई प्राइस्ड है। ओके, सभी सेक्टर्स को आपने अगर आप देखें यहाँ पर अपने अनुमान में अब तक पेश किया। आनंद जी, अगर आप कंफर्टेबल हो, फार्मा में 1-2 स्टॉक्स जहाँ पर आप प्राइस को लेकर इस वक्त कंफर्टेबल हैं, बात कर सकते हैं,
जो कि आपको हाइड करने के लिए या फिर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से या फिर मीडियम पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा हो यहाँ पर फार्मा में एक दो चॉइसेस? देखिए, जहां अभी तक पिछले साल 1.5 साल में जो फार्मा में बढ़त हुई है वो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से हुई है। तो जो कंपनियों का डोमेस्टिक मार्केट में रुझान ज्यादा था, जो प्रेजेंस ज्यादा था, वहां पर ज्यादा शेयर प्राइस भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मेरा मानना ये है कि फिर से एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। यूएस में स्पेशली और डेवलप्ड मार्केट्स में जनरली मार्केट कंसोलिडेशन जो हो रहा था वो कुछ हद तक कम हो चुका है। कंपटीशन जो बहुत ज्यादा हो गया था एपीआई का, वो कुछ हद तक कम हो चुका है। तो ये कंपनियों वहां पर मार्जिन्स फिर से थोड़ा सा बढ़त की तरफ शुरू हो गए हैं। और जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस सब कर सकते हैं। अब हर कंपनी का पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, इसलिए कौन सी कंपनी किस वक्त ट्रिगर करेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो कंसिस्टेंटली आप ग्रोथ जहां देख सकते हैं वहां पर इस वक्त आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जो फार्मा पोर्टफोलियो लेते हैं, वहां पर ले सकें। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स लेना है तो थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी मेरे हिसाब से अभी भी रेड्डीज, औरोबिंदो जैसी कंपनियां जो हैं रिलेटिवली चीप दिख रही हैं। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं साफ कहना चाहता हूँ। ओके, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है आनंद? आई एम सॉरी, आईटी पर, आईटी स्टॉक्स। आईटी मैंने जैसे कहा अनुज के आप देखिए दो प्रॉब्लम है इस वक्त। ऑर्डर बुक कम आ रही है और इसके साथ साथ क्योंकि एआई में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है और तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एआई के कारण रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की। दोनों चीजें नेगेटिव हैं इंडिया के लिए। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कभी भी एक तरफा काम नहीं होता है। एआई यूज करने के लिए भी आपको आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए, भले वो बेटर क्वालिटी के आप या कम लोग चाहिए हों। तो मेरा मानना यह है कि आईटी सर्विसेज में सीधा साधा जो आईटी सर्विसेज फ्रंटलाइन कंपनियां हैं वो आज नहीं तो कल अपना फिर से मॉडल चेंज करके उसको आप फिर से सर्विसेज बिजनेस बरकरार रख पाएंगे। ग्रोथ रेट इस साल के लिए डेफिनेटली कम है, ऑलरेडी आप मार्केट को मालूम है, और अगले 3-4 तिमाही में शायद सॉफ्ट रहेगी। लेकिन उसके बावजूद कंपनियां जो हैं वो पैसा रिटर्न कर रही हैं, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, कोई खास डेट का प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे अगर यूएस मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स में प्रेशर बढ़ता है कि उनको अपना एफिशिएंसी बढ़ाना होगा तो वापस उनको आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। तो ये इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है, कॉस्ट डिफरेंशियल अभी भी बहुत हाई है। तो इन्फोसिस, टीसीएस, आई थिंक दोज रिमेन फेवरेट्स। आनंद, सरकारी कंपनियों में हमने एक तरफा तेजी देखी थी और यहाँ पर आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि एक तरफा गिरावट भी शुरू हो गई है। आप एसजेवीएन, एनटीपीसी सारी कंपनियों में देखिए वो अब धीरे धीरे करके बिकवाली की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इनका ड्रीम रन खत्म हो गया है? और यहाँ पर अगर किसी रिटेल निवेशक ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है, उनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब तक है? देखिए, दो अलग तरीके की कंपनियां हैं। एक तो एसजीवीएन जैसी कंपनियां हैं जो ज्यादातर कंसल्टिंग और कुछ हद तक एक्चुअल बिजनेस में है। हालांकि वो भी अब अपना एक्सपोजर टू एक्चुअल ऑपरेशन में आप आना शुरू कर गए हैं। लेकिन ज्यादातर उनका या तो प्रोडक्ट बना के बेचना है, जैसे कि अभी उनको जो ऑर्डर मिला था वंदे भारत एक्सप्रेस का, और या उनका कंसल्टिंग का रेवेन्यू। तो इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ डेफिनेटली रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक ही बायर है, तो एक बायर सिचुएशन में जो है वो बायर की खुद की सेहत के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। बाकी जो कंपनियां हैं जहां पर उनको फ्री मार्केट में ऑपरेट करना है और कॉम्पीट करना है, उसमें बड़ा मुश्किल है कि कंपनियां जो है कोई खास सस्टेन कर पाए। वो क्या होगा कि हर बार वो पे कमीशन का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, एक साइकिल आएगा जहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, अगर या गवर्नमेंट सेम भी रही लेकिन अगर फोकस चेंज हो गया गवर्नमेंट का, तो उसमें आपका पैसा जो है अटक जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब रिस्क आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा अगर वैल्यूएशन पहुंच जाए तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिफेंस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, ऐसी कंपनियां जहां पे एक्सपोर्ट भी संभव है वहां पर आप भले भी आप उसको लेके बैठ सकते हैं। लेकिन जो खाली इंडियन कंपनीज, जो कंपनियां खाली इंडियन मार्केट के लिए बना रही हैं, उसमें मेरा मानना यह है कि एक्सपेंसिव स्टॉक्स लेके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है निवेशक। ऑलराइट आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए, मार्केट में थोड़ा सा, बहुत हल्का सा लोअर लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा रहेगा यहाँ पर। इस समय 19,277, 269 का लो है
और पिछले 1 घंटे में बहुत बुरी डिक्लाइन। इनफैक्ट पोस्ट 3 PM पुट ऑप्शंस में ज़बरदस्त रैली हुई। फिर निफ्टी, एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी दिखा दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गिरा, लेकिन फिर निफ्टी कोलैप्स हुआ 3 बजे के बाद। ये देखिए 19,403 पर इस समय, और ये बहुत बड़ा कोलैप्स। डीलिंग रूम से देखते हैं क्या फीडबैक मिल रहा है फिर यतिन को। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। थोड़ा बहुत पैनिक है HNI डेस्क पे, और अगर हम विक्स इंडेक्स देखें तो वहाँ कोई पैनिक का इंडिकेशन था नहीं, उसके बावजूद बाजार में एक ज़बरदस्त मंदी का माहौल देखा। तो शायद ये जो सेकेंड हाफ में आपको मंदी बढ़ती हुई देखी, उसका नतीजा है शायद बाजार को लेके लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद एक बाउंस बैक है, लेकिन किसी प्रकार का आज बाउंस बैक नहीं आया और शायद अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। 2 सरकारी कंपनीज जहां भारी अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, ओपन इंटरेस्ट 19% ऊपर, फ्रेश शॉर्ट्स यहां देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स PSU बैंक्स पे, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा में STBT की सलाह दे रहे हैं सिंपली टू प्ले द डाउनसाइड मोमेंटम, और 190 से 192 तक के टारगेट्स उनको लगते हैं वायदे बाजार में अक्टूबर सीरीज में BOB में आ सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहां STBT डीलर्स कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जहां भारी HNI पैनिक देखने को मिल रहा है वो BHEL स्टॉक 5-6% नीचे है, और यहाँ ओपन इंटरेस्ट में 20% की कटौती हुई, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग सीरियसली आज देखने को मिली है। और डीलर्स को लगता है 110 से लेकर 115 तक के लेवल्स BHEL के स्टॉक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनवाइंडिंग अभी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है दोनों BOB और BHEL में थोड़ी बहुत डाउनसाइड ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकती है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट का टेक्सचर इतना खराब हो गया, आप देखिए ICICI बैंक, एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए ICICI बैंक का, और जो पिछले 15 मिनट में जो गिरावट आई उसको सिंगली लीड किया ICICI बैंक ने। और देखिए क्या डे हाई से ये स्टॉक कंफर्टेबली डे हाई पे था, वहां से एकदम से डील ऊपर आया ये स्टॉक। BTST STBT कॉल से ना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, हिम्मत क्या है, BTST या फाइनली STBT? STBT, और वो है स्टॉक मेरे ख्याल से बिरला सॉफ्ट। इसमें वीकनेस तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 527 के आसपास, टॉप होगा 535 बिरला सॉफ्ट में। नीचे आ जाए तो 500 भी आ सकता है। यस, बिरला सॉफ्ट वीक लगता है। बिरला सॉफ्ट 500 के नीचे जाने का डर है, और यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड। मानस, आपका ट्रेड? देखिए AB कैपिटल पे बिकवाली करनी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। 176 में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर मंथ का AB कैपिटल का फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं। 173 के भाव चल रहे हैं, 176 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं, और नीचे की तरफ 166 166 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल, ये वो चुनिंदा स्टॉक्स में से थे जो कि अच्छा बेस से मूव दे रहे थे। तो 2 अगर आप देखें यहाँ पे शॉर्ट कॉल, बिरला सॉफ्ट प्रकाश सर की सॉफ्ट कॉल, ये शॉर्ट कॉल 500 रुपए का लक्ष्य 526 पे ट्रेड करता हुआ। प्रशांत जी, आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरू जी, मुझे एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है UPL में, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 602 602, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 560 560 का होगा। ओके राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, JSW स्टील मेटल पैक्स में ही यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। JSW स्टील में यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से आज ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लग रहा है यहाँ पे फर्दर कल के सेशन में भी डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। 735 730 तक के डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट किया जा सकता है 757 के स्टॉप लॉस से। ओके राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी देखिए, शॉर्ट का ही ट्रेड होगा और वो रहेगा ग्लेनमार्क पे। अगर आप ग्लेनमार्क का स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन था 50 डोमे के ऊपर, और वो लेवल था करीबन करीबन 784, और इसी लेवल से ये कंप्लीट घूमा है। तो मुझे लगता है थोड़ी बिकवाली और होगी। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे बुलिश है, लेकिन दिस इज अ रनिंग करेक्शन जिसका सपोर्ट बनता है, यानी टारगेट है 735 का, तो शॉर्ट करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 772। ओके तो ग्लेनमार्क फार्मा में STBT, तो सभी ट्रेड्स जो आए हैं वो क्लियरली मंदी की तरफ ही आए हैं, और बाजार ने भी एक बड़ा थम्स डाउन दिया है। मिड कैप इंडेक्स 1100 पॉइंट के नुकसान पर, 272 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में, और 550 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान निफ्टी बैंक पर। अब इसे क्या बोला जाए? नहीं बिल्कुल, आज तक मैं आज एक चीज़ हुआ, मैं वैसे मुझे थोड़ा अपने आप पर भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर एक ये था कि सुबह एक हमारा व्यू हालांकि ये था कि अगर पहले घंटे में रिकवरी फेल हो तो शॉर्ट साइड की ट्रेड लीजिए,
लेकिन जो ज़्यादा मन था वो तेज़ी का था, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा गलत हो गया कॉल, क्योंकि ज़्यादा मन मंदी का होना चाहिए था। मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली, ये हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत ख़राब है। ये क्लोजिंग बहुत ख़राब है और अब मेरे ख्याल से आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, मिड कैप में थोड़ा सा अपनी पोजीशन अब लाइट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मार्केट वार्निंग साइन आपको दे चुका है। और निफ्टी के लिए 19255 बहुत क्रूशल है। 9 मिनट बाकी हैं, वैसे तो खैर अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यू नेवर नो, जिस तरीके से मार्केट घूम रहा है 19255 भी टेस्ट कर ले तो कोई मतलब हैरानी होगी नहीं। और बैंक निफ्टी के लिए 43,000, ये काफ़ी क्रूशल लेवल्स हैं, लेकिन आज की क्लोज बहुत ख़राब है। आप इसको जो मर्जी कह लें, एक्सपायरी है, ट्रंकेटेड वीक है, बॉन्ड यील्ड 5 हो गई, आज का प्राइस एक्शन जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक आज गिरा है ना, मतलब कोई रीज़न नहीं था। चलिए ना चला अलग बात है, गिरने का तो कोई कारण नहीं था ना, कि गिरेगा क्यों, ना कोई लॉन्ग पोजीशन थी यहाँ पर, ना नंबर्स खराब थे, सब कुछ अच्छा था, फिर भी स्टॉक गिर गया और डील ऊपर बंद हो रहा है। क्लोज बहुत खराब है। अनुज, ये गिरावट को, जैसे हम दशहरा के दिन रावण जलाते हैं, क्या फ्रॉथ जल गया है मार्केट का? हाँ, होपफुली। वैसे एक चीज़ है, अब मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ, मेरा आजकल होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा होता है, कि ये जो पैच मिल रहा है ना आपको, ये बेहतरीन पैच है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट की वजह से हम गिर रहे हैं। जी हाँ। पूरे के पूरे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से गिर रहे हैं, हमारा कोई भी फैक्टर नहीं है मार्केट गिरावट में। तो ये आपको एक अल्टीमेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आएगा, लेकिन ट्रेडिंग साइड पे आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना होता है, और स्क्रीन जो है वो खराब है। अभी रावण वाली डिक्लाइन है या नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से पता चलेगा दिवाली तक। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, नॉर्मली जब आप समवट ट्रेड पर एकदम बेरिश होके जाते हैं, उसके बाद अच्छा होता है। अच्छा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई के करीब जाते हैं दिवाली पे, तो उसके बाद थोड़ी करेक्शन आती है। तो एक तरीके से ठीक ठाक है कि हम थोड़ी करेक्शन के साथ दिवाली में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत संभल के ही चल रहे हैं। वीरू बताइए, कंसिडरिंग जब हम लौटेंगे कल की छुट्टी के बाद, वेंसडे का दिन होगा और फिर अगले दिन एक्सपायरी, तो पोजिशनली इस समय क्या दिख रहा है आपको वायदे बाजार में? जी हाँ भाई, देखिए शॉर्टिंग तो काफ़ी हुई है। इनफैक्ट जब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, अब मंथली बेस टूटता है, यानी 19,500 टूटा, तो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि किस प्रकार की शॉर्टिंग, मैं आपको डिजिट्स दिखाता हूँ। लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी वो जो ट्रेड्स प्रॉफिट में थे उनको किसी भी तरीके से काटना, यानी प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करना, या फिर ट्रेड्स लॉस में भी है तो उसको कवर करना। ये जो 136 डिजिट्स है ना, आई मीन की जो फिगर है, ये इंडिकेट कर रही है शॉर्टिंग 39 पे, लॉन्ग नो, शॉर्ट कवरिंग नहीं, बिल्कुल 8 और 3 अगर आप देखें, हार्डली 11 स्टॉक्स। आइए देखते हैं जरा शॉर्ट की फिगर्स। पहले डायरेक्टर साहब आज शॉर्ट लेके आइएगा और लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाइएगा। टाटा कम्युनिकेशन, नालको, मन्नापुरम फाइनेंस, पीवीआर, आईडीएफसी, इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इनफैक्ट मेरे पास सेकंड स्लाइड होती है जो दिखाता मैं आपको वहाँ पे कि इंडेक्स में शुमार किन काउंटर्स में शॉर्टिंग हुई है। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, वोडाफोन आइडिया, लॉरस लैब, इनमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है आज, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, माफ़ कीजिएगा। एक दो स्टॉक्स और रखता हूँ आपकी स्क्रीन पर जहाँ पे आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, उसमें जरा प्लीज़ लेके आइएगा आप एक बार। आई मीन ओआई के लिहाज से बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिया सीमेंट्स यहाँ पे, उसके बाद आरबीएल बैंक, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, लेकिन एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल, उसके बाद मन्नापुरम, बलरामपुर चीनी, जी एंटरटेनमेंट और सिटी यूनियन बैंक, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। तो आज क्लियरली हर्षता, प्रॉफिट्स को जो थोड़े बहुत बचे थे उसको कैश में कन्वर्ट करना या फिर लॉसेस को भी बुक करना, वो टेंडेंसी बाजार में नजर आई लॉन्ग ट्रेड्स पर। अच्छा, आप एक काम करते हैं, बैन की बात करते हैं, और मैं तो याद नहीं है मुझे कि कब 12 स्टॉक एक साथ बैन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि सारे के सारे ना जाएं, लेकिन फिर भी कल 6 बार निकले थे, मतलब फ्राइडे को, आज 8-9 तो अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरबीएल बैंक, मन्नापुरम, जीएनएफसी, एनएमडीसी, पीवीआर आइनॉक्स, पीएनबी, और ये सब बड़े स्टॉक्स हैं। आज एल&टी फाइनेंस, एचपीसीएल बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। नालको, डेल्टा कॉप, इंडिया सीमेंट, बलरामपुर चीनी, जो इकलौता बचा हुआ है वो शायद बाहर आ जाए, इंडिया बुल्स हाउसिंग। लेकिन जी हाँ, और उसके तो वैसे भी दिन नंबर्ड ही हैं वायदे बाजार के ट्रेड के लिहाज से, लेकिन क्लियरली जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती हुई दिखाई दी। अच्छा, इस बीच एक बार नज़र डाल ही लेते हैं कि जब हम छुट्टी पर होंगे, अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से क्या इशारा इस समय बनता दिखाई दे रहा है। कंसिडरिंग वो बॉन्ड वाला अपडेट तो हमने आपको बता ही दिया था कि 5% के पार निकलती हुई दिखाई दी है यूएस की
10-year बॉन्ड यील्ड 200 पॉइंट नीचे अनुज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक 120 पॉइंट नीचे। और मैं बार बार देख रही थी कि वहां पर सिचुएशन क्या है, तो ये 5% के पार जाने के बाद हमने देखा वो अचानक वहां पर भी एडजस्टमेंट होने लगी है। तो हम अकेले नहीं हैं, ग्लोबल मार्केट्स में भी ये करेक्शन देखने को मिलेगा। इंडेक्स वो भी मेरे ख्याल से ट्रैक करेंगे हम, उस पर भी काफ़ी कई बार नॉर्मली इम्पैक्ट आता है बॉन्ड यील्ड का। वो उसमें आज इतना नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर्स नीचे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमको तो परसों रिएक्ट करना है, तो हाँ। आज के फ्यूचर्स का इतना शायद इम्पैक्ट ना है। ये भी एक कारण है कि मार्केट अगर ग्रीन में भी होते फ्यूचर्स शायद इतना कॉन्फिडेंट ना होता, लेकिन क्लोज बहुत खराब है। 19,257 है आज का लो, पिछले सीरीज का लो 19,255 था। तो देखते हैं बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ शायद बचा लें 19,255 को। चलिए आखिरी 3 मिनट और आज का मेहम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये बिकवाली दरअसल चौतरफा रही है। पहले लग रहा था ज्यादा मिड कैप्स पर ही दबाव बनता दिखाई देगा, वो तो दबाव गहराया ही है, लेकिन निफ्टी बैंक को भी इसने एक सिरे से नीचे खींचा है। कार्यक्रम की शुरुआत में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:8 के आसपास थी। जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं 1:11 ये हो चुका है मामला, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है, बहुत गंभीर है। निफ्टी 50 19,300 को होल्ड नहीं कर पाए, 19,267 के आसपास 1.5% का करेक्शन वहां। निफ्टी बैंक में 600 पॉइंट देखते ही देखते आगे। ऐसा लगा था कि हम 43,000 को टेस्ट करेंगे आज, वो कुछ संभल गया है, लेकिन प्रेशर जरूर रहा। निफ्टी आईटी देखिए 650 पॉइंट का नुकसान, 2% की गिरावट यहां पर बनती हुई दिखाई दी है। आज ना मेटल्स का साथ, ना ऑटो का साथ, ना रियल एस्टेट का साथ, ना एफएमसीजी स्टॉक्स का साथ। सभी में बिकवाली का दबाव। मेटल इंडेक्स 3% नीचे, ऑटो इंडेक्स में 1-1.5% तक का नुकसान देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स भी 3% के नुकसान पर, और एफएमसीजी साइड पर भी हमने देखा है बिकवाली की ही पोजीशंस देखने को मिली है। फार्मा का कुछ सहारा था, साथ था, लेकिन वहां पर भी 1% तक का प्रेशर देखने को मिला है। तो चौतरफा ये सेल साइड की पोजीशन है आज के दिन। सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर आई, पहले आईटी काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एलटीआई माइंडट्री जो फ्राइडे के सत्र में टॉप परफॉर्मर था, तेजी की तरफ, आज टॉप परफॉर्मर था मंदी की तरफ, 4% तक का नॉक इसमें लगा। टेक महिंद्रा नतीजों से पहले कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी। टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। टीसीएस तो 3400 पर आ चुका है और 1400 के लेवल्स पर इन्फोसिस का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बैंकों में अगर गौर करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर नतीजे अच्छे, लेकिन स्टॉक को एक झटका लगा है, आज करीब 2% का नुकसान। और बाकी बैंक्स में एसबीआई, एक्सिस जैसे स्टॉक्स भी नरम ही थे। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में भी जाते जाते पोजीशंस अनवाइंड होती हुई और खासा प्रेशर देखने को मिला। दिन भर ये नियरली 1% के गेंस पर था, क्लोज देखिए 0.26% के दबाव पर ये जाकर टिक रहा है। 2-3 काउंटर्स होंगे जहां पर तेजी देखने को मिली है, वरना पूरा मूड माहौल बिकवाली का ही आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। कुछ ट्रेड्स जो सबसे जो थोड़े एक्टिव थे, इप्का लैब्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और वो फार्मा में कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिया। आज मुथूट मनप्पुरम में कुछ तेजी की पोजीशंस देखने को मिली थी। ये कुछ बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर हल्का सा ग्रीन देखने को मिला है, वरना पूरी की पूरी स्क्रीन लहूलुहान है, भारी गिरावट वाली दिख रही है। अब आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे, उसमें साफ दिख जाएगा कि कहां पर जाकर तस्वीर टिकती हुई दिखाई दे रही है। देखिए सिर्फ 2 काउंटर्स तेजी में, बाकी पूरे के पूरे स्टॉक्स मंदी में अक्रॉस द बोर्ड। जो बिकवाली की हम बात लगातार कर रहे हैं, एमएनएम और बजाज फाइनेंस मुश्किल से तेजी में जाकर टिक रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट में आज अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स थे। ऑटो साइड पर टाटा मोटर्स करेक्ट होता हुआ, हीरो मोटोकॉर्प करेक्ट होता हुआ, बजाज ऑटो करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। मारुति में भी हमने देखा है करीब 1-1.5% तक का नुकसान बनता दिखाई दिया। तो आज की क्लोज खराब है, 19,278 के आसपास से बाजार टिकता हुआ आपको दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक में भी अगर आप गौर करें तो 43,170 यानी कि 550 अंकों का नुकसान देखा जा रहा है। तो मिड वीक हॉलिडे के ठीक पहले भारतीय बाजारों में अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली। बिल्कुल। तो चलिए खैर, अब कल दशहरा है, तो आप सबको एक बार फिर से फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब हम परसों मिलेंगे। वीरू, अच्छा है अनुज, परसों मिलेंगे, अच्छा है। खैर एक बार आप सभी को फिर से दशहरे की शुभकामनाएं। बुधवार को अनुज, मैं हर्षदा, नीरज, आशीष फिर आपसे मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं।